डैमन घुटनों के बल गिर पड़ा और हवा में फैले घने, दम घोंटने वाले धुएं से जोर जोर से खांसने लगा। उसकी छाती धड़क रही थी, वह थोड़ी सी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी परछाई ने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ज़ैंडर से जूझ रही थी और उसके शरीर पर कब्जा करने की होड़ में थी। आधे समय तक डैमन अपनी कपटी परछाई से मानसिक संघर्ष में उलझा रहा। उसकी परछाई लगभग भूखी थी और उसकी भूख उसकी मानसिक स्थिति के लिए लगातार खतरा बनी हुई थी। उसे शुरू से ही खतरों का अंदाजा था। शैडो हंगर द्वारा दी गई शक्ति के बिना वह मूल्यांकन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यह एक जुआ था, एक खतरनाक जुआ। लेकिन किस्मत ने, या शायद विशुद्ध इच्छाशक्ति ने, हालात उसके पक्ष में कर दिए थे। ज़ैंडर के उठने की आखिरी बेताब कोशिश ने डैमन को नियंत्रण हासिल करने के लिए पर्याप्त स्पष्टता दे दी थी और ज़ैंडर को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, इससे पहले कि छाया उसे पूरी तरह से मार डाले। साय के तरीके क्रूर थे, ज़ैंडर की हार को एक धीमी, पीड़ादायक प्रक्रिया में घसीट रहे थे। ये सिर्फ जीत के बारे में नहीं था, ये सुनिश्चित करने के बारे में था कि ज़ैंडर उसकी पकड़ से बच न सके। डैमन फिर खांसने लगा, उसकी हरकतें सुस्त थीं और वह धारा की ओर रेंग रहा था। पानी में मलबा और गंदगी फैली हुई थी, जिससे सीधे गोता लगाना और सुरक्षित तैरना नामुमकिन था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने टेलीपोर्ट करने के लिए अपने सुरक्षा ब्रेसलेट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। यह आसान तरीका होता, लेकिन डैमन हिचकिचाया। उसे केल ब्लैकथॉर्न पर भरोसा नहीं था कि वह उसके इतने सारे कामों के बाद उसे नाकाम करने के बहाने के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अब मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा, वह भारी स्वर में बुदबुदाया। अपनी जैकेट उतारकर डैमन ने तीरों का तरकश कमर पर डाल लिया। वह नाले के किनारे झुका, पानी उठाया और अपने चेहरे और छाती पर उंडेल दिया। इस ठंडक ने घुटन भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन काफी नहीं। धुएं से उसका सिर घूम गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना सिर पानी में डुबा दिया। यह अनुभूति तुरंत हुई, शांति और स्थिर होने जैसी। उसका जल उत्सव कौशल काम करने लगा, जिससे वह डूबने के डर के बिना अनिश्चित काल तक अपनी सांस रोक सकता था। बहुत बुरी बात है कि मैं इस मलबे के बीच से तैर नहीं सकता, उसने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा। गर्मी असहनीय होती जा रही थी। जल्दी से सोचते हुए डैमन ने अपनी जैकेट को पानी में भिगोया, उसे थोड़ा निचोड़ा और फिर उसे अपने सिर पर लपेट लिया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढक गया। अपनी परछाई बोध क्षमता और बढ़ी हुई स्थानिक जागरूकता के कारण उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी। जलता हुआ जंगल, गिरते पेड़ों, हिलते हुए मलबे और घने धुएं का एक चक्रव्यूह बन गया था। आग ने परछाइयों को विकृत कर दिया था, उन्हें टिमटिमाते और डगमगाते हुए बना दिया था, लेकिन डैमन देख सकता था कि वे कहाँ चौड़ी हो रही थीं। वे उसके रास्ते थे, उसके बच निकलने के रास्ते थे। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, उसने खुद को मजबूत करते हुए गुर्राते हुए कहा। ज़ैंडर ने अपने भागने के रास्ते को तबाह कर दिया था और डैमन को नरक से खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ा। लेकिन इससे क्या? अगर जीत का मतलब नरक से होकर गुजरना होता तो वह खुद भी नरक से गुजर जाता। अपनी जैकेट कसकर लपेटते हुए डैमन दौड़ पड़ा, परछाइयों पर भरोसा करते हुए कि वे उसका मार्गदर्शन करेंगी। उसकी परछाई अब बेकार थी, अपनी ही भूख में इतनी डूबी हुई कि कोई मदद भी नहीं कर पा रही थी। अपनी 5x स्पीड स्किल को फिर से सक्रिय करते हुए डैमन अपने घायल, दर्द से कराहते शरीर के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। आग की लपटें उसके चारों ओर नाच रही थीं, हवा को झुलसा रही थीं और उसकी त्वचा पर छाले पड़ रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह एक ऐसे छेद से कूदा जहां आग कम हो रही थी और दूसरी तरफ उतरा, तभी एक पेड़ धराशायी होकर नीचे गिरा। वह फिसलकर रुक गया, उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। अपने सर्वदिशात्मक गियर को फायर करते हुए वह एक जलते हुए पेड़ पर चढ़ गया और आग की लपटों के ऊपर झूलने लगा। उसकी गर्मी उसके पैरों को चाट रही थी। लक्ष्य स्पष्ट था, मलबे से अछूते नाले के किनारे पहुंचना। हर छलांग और हर झटका उसे और करीब ले जा रहा था, हालांकि बिना किसी कीमत के। जलन उसकी त्वचा को झुलसा रही थी और उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं। लेकिन डैमन आगे बढ़ता रहा, एक के बाद एक बाधाएं पार करता रहा, आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह धारा में कूद पड़ा। गहरा, ठंडा पानी उसे पूरी तरह से निगल रहा था। ऊपर जंगल जल रहा था, पेड़ विनाश की अराजक लय में गिर रहे थे। लेकिन डैमन जा चुका था और ऊपर की दुनिया जलती हुई गहराई में विलीन हो गई। जंगल के दूसरी ओर, नरक से दूर, हवा में तनाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। केल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां प्रोफेसर एमराल्डा ज़ैंडर के जख्मों का इलाज कर रही थीं। उनकी जादुई विशेषता उन्हें उपचार मंत्रों के साथ अद्वितीय रूप से संगत बनाती थी और कुछ और उपचारकों की मदद से ज़ैंडर तेजी से ठीक हो रहा था।
उसके चेहरे पर जलने के निशान पहले ही चीख होने लगे थे। प्रोफेसर एमराल्डा ने युद्ध क्षेत्र के अवशेषों को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन पर नजर डाली। उनके चेहरे पर क्रोध और चिंता की भावना थी। मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। तो फिर वह अभी तक टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुआ? उसने तीखी आवाज में पूछा। केल ने जादुई कलाकृति को अपने हाथों में उठाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। आग लगने से रिसीवर नष्ट हो गए। हम उससे संवाद नहीं कर सकते। उसे जबरदस्ती टेलीपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्रोम ने सोचकर अपनी दाढ़ी सहलाए। मुझे लगता है उसे डर है कि हम उसे फेल करने का बहाना बना देंगे, इसलिए वो खुद ही यहाँ आ रहा है। एमराल्डा ने अपने होंठ काटे। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह पागल है, यहाँ पहुँचने से पहले ही मर जाएगा। पब फ्यूचर एड्स। केल का जबड़ा कस गया। आशा करते हैं कि ऐसा न हो, वह धीरे से बोला। जैसे ही एमराल्डा ने स्क्रीन को देखना जारी रखा, एक अजीब चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या उसने अपना पूरा चेहरा ढक लिया था? वह ऐसा कैसे देख सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ज़ैंडर ने वहीं से उपहास किया। उसकी आवाज़ में तिरस्कार भरा हुआ था। उस बेचारे को देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को देखने का उसका एक और ही नज़रिया है। एमराल्डा तेजी से उसकी ओर मुड़ी। तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। और ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम इस सब में निर्दोष हो। जैसे ही डेमन आग की लपटों के बीच से निकलने लगा, उनका ध्यान फिर से स्क्रीन पर गया। उसकी हरकतें सटीक, लगभग व्यवस्थित थीं, और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वह सचमुच बच जाएगा। लेकिन फिर, जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा, वह एक तेज बहती धारा में कूद गया। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2, 3, 8 और उसका कोई पता नहीं चला। प्रोफेसरों ने एक दूसरे को असहज दृष्टि से देखा और छात्रों की बुदबुदाहट तेज हो गई। उनकी आवाज में भय समा गया। क्या वह मर गया? क्या वह डूब गया? एक छात्र ने कांपते स्वर में पूछा। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, लियोना ने उसके सिर पर जोरदार तमाचा मारा। वह मरा नहीं है, वह ठीक है, उसने झटके से कहा। उसके शब्द दृढ़ थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दूसरों के विपरीत, जो डायमंड की अनुपस्थिति के विचार से राहत महसूस कर रहे थे, लियोना उससे डरती नहीं थी। वह जानती थी कि वह क्या कर सकता है, लेकिन वह उसे ऐसे तरीके से भी समझती थी जो दूसरे नहीं समझते थे। डेमन अपनी सच्ची भावनाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, किसी के सामने भी नहीं। एक ही रात में उसने नामुमकिन सा काम कर दिखाया। महान ऑटोमेटा को नष्ट करने में मदद की, एक दोस्त को धोखा दिया, पूरी कक्षा को बरगलाया, एक साथी पर अत्याचार किया और जंगल में आग लगा दी। उसने उन लोगों को, जो कभी उसे नीची नज़र से देखते थे, उससे डरना सिखा दिया। और जब सभी ने सोचा कि वह हमेशा के लिए चला गया है, तो उनके सामने नदी में एक लहर प्रकट हुई। डेमन पानी से बाहर निकला। उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ थीं। प्रोफेसर स्तब्ध रह गए। एमराल्डा झिझकी, अपने होंठ काटते हुए सोच रही थी कि उसके पास जाए या नहीं। ज़ैंडर के साथ उसने जो कुछ भी किया था, उसके बावजूद वह उसकी हालत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने उसकी ओर एक अनिश्चित कदम बढ़ाया, लेकिन डेमन बिना कुछ कहे उसके पास से निकल गया। उसके कदम भारी और सोच समझकर थे, और वह केल के सामने रुका। उसका शरीर कांप रहा था। उसके आसपास की परछाइयां और भी गहरी और बेतरतीब ढंग से हिल रही थीं। पीछे आग की लपटें थीं, और वह एक भयावह आकृति का लग रहा था। मेरे जैसे किसी व्यक्ति को कभी भी शानदार एथर अकादमी के द्वार पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, फिर भी मैं यहाँ हूँ। उन्होंने धीमी और कर्कश आवाज में कहना शुरू किया। केल उन शब्दों को पहचानकर सख्त हो गया। उसने ये शब्द एक बार डेमन से कहे थे, और अब लड़का जवाब देने का अपना वादा निभाते हुए उसके सामने खड़ा था। डेमन ने अपना सिर उठाया। उसकी काली काली आंखें केल की आंखों पर टिक गईं। आप सही थे, प्रोफेसर। मैं एक नीच व्यक्ति हूँ। वह रुक गया। उसके शब्दों का भार हवा में लटक रहा था। संपूर्ण सम्मान के साथ, आप सही थे, लेकिन आपको मुझसे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज़ ठंडी होती गई। प्रत्येक शब्द ब्लेड की तरह काटता गया। मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। मैं एक गद्दार हूँ जिसने उन सभी चीज़ों के साथ विश्वासघात किया जिनके लिए मैं खड़ा हो सकता था। मुझे कोई अभिमान नहीं है, लेकिन मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक असफल व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन मैं आत्म जागरूक हूँ। छात्र और प्रोफेसर चुप थे। उनकी आवाज़ पूरे परिसर में गूंज रही थी। तुम कौन होते हो मेरी संभावनाओं का फैसला करने वाले? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ और क्या नहीं? यहीं पर तुम गलत थे। डेमन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, और पूरे सम्मान के साथ, प्रोफेसर, भाड़ में जाओ तुम। उसके आखिरी शब्द शांत मगर जहर से भरे थे।
डेमन अपनी एड़ी घुमाकर चला गया, उसका जर्जर शरीर रात में गायब हो गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबकी नज़रें केल पर टिक गईं, जो अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। उसके हाव भाव समझ से परे थे। वह हिला तक नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, और उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। हे, हा 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 हा, ईश्वर की शक्ति को देखो। हे हा, ईश्वर मेरे साथ है। अकादमी के एकांत कोने में स्थित एक पुराने परित्यक्त प्रशिक्षण कक्ष से विक्षिप्त हंसी गूंज रही थी। अंदर एक नीले बालों वाला युवक धूल भरे फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और अपने खून से जमीन और दीवारों पर निशानियां उकेर रहा था। ये निशान विचित्र, जटिल और मंदिर के मानकों के हिसाब से बिल्कुल विधर्मी थे। इसके बावजूद वह अपने कांपते हाथ में एक छोटा, अच्छी तरह से तराशा हुआ पत्थर कसकर पकड़े हुए उन्मत्त उत्साह के साथ काम करता रहा। भगवान आ रहे हैं, मैं आखिरकार भगवान को देखूंगा। हा हा हा, उसकी आवाज़ तेज हो गई, लगभग बेकाबू हो गई और उसकी हंसी तीखी खिलखिलाहट में बदल गई। कमरे के विशाल लकड़ी के दरवाजे अचानक चरमरा कर खुल गए। उनकी उम्र इस गड़बड़ी के प्रति कराहती हुई आपत्ति का संकेत दे रही थी। लड़का जड़वत हो गया, उसकी नक्काशी बीच में ही रुक गई। एक युवक कमरे में दाखिल हुआ, उसके जूतों के हल्के निशान धूल में पड़ गए थे और वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। खून और धुएं की तीखी गंध उसके पीछे पीछे आ रही थी, बासी हवा में घुल रही थी। उसकी जैकेट कई जगह से फटी हुई थी और जलने के हल्के निशान उसकी त्वचा पर थे। वह आधा पागल सा लग रहा था, उसकी निगाहें कहीं और थीं, फिर भी थकान के धुंधलेपन के पीछे उसकी आंखों में एक बेचैन कर देने वाली स्पष्टता थी। उसके पेट में जोर से गुर्राहट हुई, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान सामने खड़ी आकृति पर था। मार्कस, नीले बालों वाला लड़का अपना नाम सुनते ही सिहर उठा। उसके चेहरे पर डर के मारे कुछ पल के लिए उन्मत्त भाव उभर आया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर बेचैनी से उसे कसकर पकड़ लिया और उसके होंठ कांपने लगे। लेकिन फिर, जैसे कुछ याद आ गया हो, मार्कस ने अपनी पीठ सीधी कर ली, उसका आत्मविश्वास लौट आया। भगवान, वह यहाँ है, उसे अभी नष्ट कर दो। मार्कस चिल्लाया, पत्थर को ऊपर उठाए हुए मानो अपने घुसपैठिए पर दैवीय प्रकोप की प्रतीक्षा कर रहा हो। डेमन ने गहरी सांस ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उनके बीच की दूरी कम की, पत्थर पकड़ा और मार्कस की कलाई को बेरहमी से मरोड़ दिया। दबाव में उसका हाथ ढीला पड़ गया और लड़के की चीख खून जमा देने वाली निकली। डेमन ने बिना एक पल भी देखे पत्थर जेब में रख लिया और मार्कस को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। मार्कस, डेमन बुदबुदाया, उसकी आवाज़ कमरे की हवा जितनी ठंडी थी। कोई ईश्वर नहीं है, क्या तुम यह नहीं जानते? मार्कस अपनी टूटी कलाई को पकड़े हुए खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। डी दानव, झूठा, विधर्मी, भगवान मेरे साथ है, वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ उसके शरीर की तरह कांप रही थी। डेमन मार्कस की नज़रों से मिलने के लिए नीचे झुका, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। लगता है तुम पहले ही बहुत आगे निकल चुके हो, वह लगभग अपने आप से ही बुदबुदाया। मार्कस, वो मैं ही था, मैं ही तुमसे बात कर रहा था। तुमने जो भी राक्षस देखे, तुम्हारे दोस्त वे कभी असली नहीं थे। मार्कस स्तब्ध रह गया, उसका पागलपन भरा व्यवहार लड़खड़ाने लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर संदेह छा गया। उनमें से कोई नहीं, वह फुसफुसाया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उनकी परछाइयां देखी थीं। डेमन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ स्थिर और अटल थी। नहीं, तुमने मेरी परछाई देखी मार्कस। तुम्हारे दोस्त वे सब तुमसे नफरत करते हुए मर गए। आखिरी वाले ने तो मुझसे ये भीख मांगी कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिले। मार्कस के चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक राक्षस हो, मैं उन्हें बचा रहा था। डेमन मुस्कुराया, एक क्रूर, विकृत मुस्कान जिसमें कोई पछतावा नहीं था। वह चाहता था कि मार्कस अंत से पहले ही अपने अपराध बोध में डूब जाए। तुमने उन सबको मार डाला, डेमन ने धीमी और विषैली आवाज में कहा। और इसके बाद तुम्हारा परिवार फायजॉय अपनी मौत का सारा दोष अपने सिर लेगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। आखिरकार तुम ये सब पीछे छोड़ आए हो। वो पवित्र ग्रंथ जो तुमने लिखे थे, वे तुम्हारी किस्मत तय कर देंगे। मार्कस के कंधे कांपने लगे, इस रहस्योद्घाटन से उसका दिमाग चकरा गया। मरने से पहले एक आखिरी सवाल, डेमन ने कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन धमकी भरी थी। रेनेम्ब्रिज, उस दिन तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? मार्कस ने एक विक्षिप्त हंसी हंसी, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मैं उनसे बदला लूंगा, राक्षस। भगवान मेरे साथ है। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया, मानो जादू का एक बर्फीला झोंका आया हो, लेकिन डेमन उससे भी तेज था। उसने मार्कस को जोर से पीछे धकेला, जिससे वह फिर से गिर पड़ा।
बालों से पकड़कर डेमन ने मार्कस का सिर नीचे खींचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। मार्कस के सिर के नीचे खून जमा हो गया था। डेमन के करीब आते ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसकी आवाज़ ठंडी और उपहास से भरी हुई थी। अब क्या ये दृश्य आंखों को दुखाने वाला नहीं है? क्या ये वही नहीं है जो तुमने उस दिन मेरे साथ किया था? डेमन ने मार्कस का कॉलर पकड़ लिया और उसे किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और पेट पकड़ लिया। उसके गले से एक गहरी, जंगली गुर्राहट निकली। उसका शरीर कांप रहा था, डर या दर्द से नहीं, बल्कि किसी और खतरनाक चीज से। उसकी परछाई उसके नीचे अस्वाभाविक रूप से हिल रही थी। शाउट ऑफ भूख 90%। आपकी परछाई भूखी है। सभी आंकड़े काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ये शब्द उसके मन में गहरे उतर गए और उसके आसपास की दुनिया धुंधली होती गई। उसकी परछाई जमीन से किसी जीवित प्राणी की तरह ऊपर उठकर तड़पने लगी। वह उसके शरीर पर रेंगती हुई उसे पूरी तरह से स्याह कालेपन में ढंकने लगी। उसकी बाहें लंबे, नुकीले पंजों में बदल गईं और उसका मुंह एक विचित्र मुस्कान में बदल गया, जिसमें चमकते हुए नुकीले दांत थे जिनसे द्वेष टपक रहा था। पहली बार उसकी परछाई बोली। भूखा मार्कस, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, मुड़ा और डेमन की तरफ देखा। उसकी विक्षिप्त अभिव्यक्ति ढह गई। उसकी जगह एक आदिम, अनियंत्रित भय ने ले ली। राक्षस, राक्षस! घबराहट में मार्कस ने बर्फ के टुकड़ों की एक बौछार छोड़ दी, जिनमें से हर एक इतना नुकीला था कि स्टील को भेद सकता था। ये बर्फीले गोले हवा में तेजी से डेमन के छायादार शरीर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन छाया ने उन्हें मक्खियों की तरह भगा दिया। उसके पंजों ने एक धीमी, कर्कश गड़गड़ाहट के साथ जादू को चीर डाला। फिर एक धुंधली गति के साथ वह गायब हो गया। मार्कस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पलक झपकते ही वह साया उसके पीछे आ गया। उसके पंजों ने उसे कसकर जकड़ लिया और फिर उसे खून से सनी जमीन पर पटक दिया। मार्कस दर्द से कराह उठा। उसका खून उन निशानों पर जमा हो गया जो उसने पहले बनाए थे। नहीं, नहीं! मार्कस खून खांसते हुए कराह उठा। लड़खड़ाते हुए खड़े होते हुए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अपनी बची हुई ताकत के साथ उसने अपना जादू जगाया। एवरफ्रॉस्ट! हवा जोर से हिली, तापमान तेजी से गिरा, जमीन पर बर्फ जम गई और विनाशकारी बर्फ के जादू की एक ठंडी लहर बाहर की ओर फूट पड़ी। छायादार डेमन चारों पैरों पर चल रहा था और अप्राकृतिक फुर्ती से उस घातक हमले से बच रहा था। जमीन उसके अंगों के नीचे जम गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बर्फ उसे मुश्किल से छू पाए। मार्कस अब हताश होकर चिल्लाया, मर जा, शैतान! लेकिन उस भूखी परछाई का खेल खत्म हो चुका था। इससे पहले कि मार्कस कोई और जादू कर पाता, उसने पल भर में दूरी कम कर दी। उसके पंजे उसके पेट में धंस गए और गर्म खून बहने लगा और मार्कस का शरीर निढाल हो गया। उसके होठों से खून बह रहा था और उसका पीला चेहरा भय का मुखौटा बन गया था। साय ने धीरे से उसे आंखों के स्तर तक उठाया। उसकी राक्षसी निगाहें उसे घूर रही थीं। मार्कस का जीवन हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्तों। उसका शरीर शिथिल हो गया, उसकी आंखों की चमक चली गई। आपने मार्कस फेजोए को मार डाला है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपने 20 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने बलिदान कौशल जागृत कर लिया है। परछाई ने अपना मुंह खोला, अपने गिरे हुए शिकार को निगलने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वह आगे झुकी, एक धीमी, सोची समझी आवाज ने तनाव को चीर दिया। ताली, ताली, ताली! एकांत क्षेत्र में तालियों की आवाज गूंज रही थी, साथ ही पास आते कदमों की स्थिर लय भी थी। तभी एक मधुर, स्त्रियोचित और मनोरंजन से भरी आवाज गूंजी। हे भगवान, शाबाश! क्या शो था! मैं दूर से देख रहा था और मुझे कहना होगा कि मैं पूरी तरह प्रभावित हूं। आवाज ने डेमन को बिजली की तरह झकझोर दिया। साय की भूख का कोहरा थोड़ा हट गया और उसकी आंखें साफ हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उस पर ठंडा खौफ छाने लगा। वह उस आवाज को पहचानता था। क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि किसी महिला के कॉल और संदेशों को नजरअंदाज मत करो? इससे मेरी भावनाएं सचमुच आहत हुईं। अंधेरे से निकलकर कोई और नहीं, बल्कि लिलिथ एस्ट्रानोवा ही थी। उसकी पन्ने जैसी आंखें शरारती इरादे से चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति दमघोंटू थी, उसका आभामंडल सहजता से उस क्षेत्र पर हावी हो रहा था। इससे पहले कि डेमन कोई ठोस विचार बना पाता, उसकी परछाई ने सहज प्रतिक्रिया दी। उसने मार्कस के बेजान शरीर को किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह फेंक दिया और उसे मारने के लिए पंजे फैलाकर उस पर झपटा। यह एक काले धब्बे की तरह घूम रहा था और लिलिथ पर भयंकर गति से वार कर रहा था। उसने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी। उसकी हथेली एक धीमी सी आवाज के साथ हमले का सामना करने के लिए उठी और बल उससे टकराया। वह मुस्कुराए, आपकी ताकत प्रथम श्रेणी की उन्नति पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी आपके खिलाफ मारे गए।
उसकी आवाज में उपहास का भाव था जब उसने छाया के काले पंजों को पकड़ लिया और अपनी कलाई के एक सहज झटके से उसे एक ओर फेंक दिया। हालांकि उसने अपनी पतली मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा, आप वास्तव में प्रथम श्रेणी की उन्नति पर नहीं हैं, है ना? परछाई चारों पैरों पर आ गिरी, उसका काला पड़ा हुआ शरीर किसी गतिशील तरल पदार्थ की तरह लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया हो। उसके पंजे एक लंबे ब्लेड में बदल गए जो एक भयावह चमक से चमक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह फिर से झपटी, ब्लेड ने उस पर घातक सटीकता से वार किया। लिलित की हरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। आप अपने भौतिक रूप को भी बदल सकते हैं। वह एक कदम पीछे हटी, पल भर में गायब होकर फिर से उसके पीछे प्रकट हो गई। फिर भी साय ने अस्वाभाविक रूप से तेजी से प्रतिक्रिया की। उसका ब्लेड एक तरल गति से पीछे की ओर झूल रहा था, लगभग उसके चेहरे पर वार कर रहा था। या तो आपके पास उत्कृष्ट श्रवण शक्ति है या उच्च मानसिक संवेदनशीलता है, उसने सोचा, अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करते हुए। या आप आंखों की आवश्यकता के बिना अपने आसपास के वातावरण को देख सकते हैं। एक तेज लात से उसने छाया को पास की पत्थर की दीवार से टकरा दिया, जिसकी आवाज पुराने परित्यक्त प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। मैं शर्त लगा सकती हूं कि ये दूसरा मामला है, उसने कहा। उसकी मुस्कान और भी तीखी हो गई। परछाई फिर से ऊपर उठी, बिना रुके। उस अंधेरे में डेमन नियंत्रण पाने के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रहा था। उस पर हमला मत करो, वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह मन ही मन चिल्लाया। उसका मन छाया के प्रभुत्व के खिलाफ लड़खड़ा रहा था, लेकिन छाया को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना भारी भरकम आकार त्याग दिया और खुद को एक दुबले पतले फुर्तीले ढांचे में ढाल लिया। डेमन का सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया। 5x गति सक्रिय। परछाई की गति कई गुना बढ़ गई और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उसके आसपास की हवा में लहरें उठने लगीं। जैसे ही वह आगे बढ़ी, धूल की अराजक लहरें उठने लगीं और उसका आकार अब लगभग अदृश्य हो गया था। लिलित की तीखी निगाहें संकुचित हो गईं जब उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां आदेश देने के संकेत में मुड़ गईं। उल्टा, अंतरिक्ष खुद ही मुड़ गया, ऊपर नीचे हो गया और नीचे ऊपर हो गया। पूरा कमरा एक चक्करदार विकृति में उलट-पुलट हो गया। दुनिया मानो अपने आप में सिमट गई। वास्तविकता एक अजीब और भ्रमित करने वाली संरचना में सिमट गई। लिलित मुस्कुराए। उसे उम्मीद थी कि परछाई लड़खड़ा जाएगी, अचानक बदले हुए नजरिए से वह उलझन में पड़ जाएगी। लेकिन वह गलत थी। परछाई बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रही थी। उसने दुनिया को कभी दूसरों की तरह नहीं देखा। वास्तविकता के प्रति उसकी बहुरूपदर्शक धारणा ने उसके हेरफेर को निरर्थक बना दिया। उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही परछाई का ब्लेड उसकी ओर अविचल गति से वार करने लगा। लिलित के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट आत्मविश्वास से क्षणिक आश्चर्य का भाव आ गया। आखिरी क्षण में उसने अपने सामने एक विकृत द्वार प्रकट किया। परछाई उसमें विलीन हो गई और कमरे में फिर से प्रकट हो गई। जैसे ही अंतरिक्ष सामान्य हो गया, उसने अपनी कलाई हिलाई, जिससे विनाशकारी स्थानिक ऊर्जा की एक घूमती हुई डिस्क उभरी। वह एक तीखी गुनगुनाहट के साथ हवा में चीरती हुई चली गई और परछाई से बाल बाल बच गई। फिर भी एक पतली सी धार उसकी छाती को चीरती हुई अंदर के इंसान की एक झलक दिखाती रही। HP 2050 पब फ्यूचर एड्स। डेमन के शरीर में दर्द बढ़ने पर वह अंदर ही अंदर कराह उठा। हमले ने छाया की सुरक्षा को तोड़ दिया और उसे सीधे घायल कर दिया। लिलित बिना किसी चेतावनी के साय के ऊपर प्रकट हुई। उसकी हरकतें जितनी सटीक थीं उतनी ही निर्दयी भी। वह नीचे गिरी और उसे जोरदार तरीके से जमीन पर पटक दिया, फिर एक बार फिर टेलीपोर्ट हो गई। साय के अंदर डेमन संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि वह उस भूखी साय से नियंत्रण नहीं छीन सकता जो उसे खा रहा था, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। मुझे अभी 20 विशेषता अंक मिले हैं, इन्हें बांटो, जीतने के लिए इनका उपयोग करो, उसने खुद को आदेश दिया। उसका सिस्टम इंटरफेस चमक उठा, उसके मानसिक आदेशों का जवाब देने लगा। HP 20/50, मान 74/124, ताकत 29+2 चपलता 17, गति 175, 5x, धीरज 10, कक्षा छाया 9, छाया भूख का स्तर 91%, छाया स्तर 3, स्थिति छाया भयंकर है। विशेषताएं अम्ब्रा कौशल 5x, पश्चातापहीन छाया बोध जल उत्सव बलिदान। लॉक किया गया। मुझे अपनी ताकत बर्बाद करने से नफरत है, डेमन ने खुद से कड़वाहट से कहा, लेकिन मुझे जीवित रहने की जरूरत है। फिर भी उसकी परछाई तर्क से परे लग रही थी। उसकी तीव्र भूख उसे आगे बढ़ा रही थी। उसने डेमन की भागने की आंतरिक विनती को नज़रअंदाज कर दिया। उसका ऑब्सीडियन शरीर हिंसक इरादों से भरा हुआ था। मेरी बात सुनो, डेमन मन ही मन चिल्लाया। हम उसे हरा नहीं सकते। भागो, लानत है।
परछाई ने एक न सुनी। वह बस आगे बढ़ती गई, उसका काला रूप दुष्ट शक्ति से स्पंदित होकर एक और हमले की तैयारी में था। इसने लिलिथ पर हमला किया। डेमन के विचार उसके दिमाग में हताश होकर गूंज रहे थे। यदि नया कौशल युद्ध के लिए है तो उसका भी उपयोग करके देखें। लेकिन उसकी परछाई ने एक न सुनी। अपनी नई ताकत से उत्साहित होकर वह बेपरवाही से आगे बढ़ी और लिलिथ एस्ट्रानोवा पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसने आसानी से हमले को टाल दिया। उसकी हरकतें जितनी शालीन थीं उतनी ही ताना मारने वाली भी। उसने सोचा, उसके स्वर में मजाक झलक रहा था। क्या तुम ज्यादा मजबूत हो गए हो, या सिर्फ मैं ही हूं? लिलिथ ने अपना हाथ उठाया, जिससे अंतरिक्षीय ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर फूट पड़ी। ये कटाव छाया से टकराया, उसे कागज की तरह चीरता हुआ, फिर खुद डेमन से टकराया। अरे कमीने, मेरी बात सुनो! डेमन हताशा में गुर्राया। उसकी परछाई जवाब में गुर्राई, दर्द से नहीं बल्कि विरोध से। हमले की मार झेलते हुए भी वह अपनी आज़ादी का आनंद ले रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के साय ने इधर उधर देखा। उसकी नज़र मार्कस की ठंडी लाश पर टिक गई। चारों पैरों पर गिरते हुए वह आदिम गति से उस बेजान शरीर की ओर दौड़ा। लिलिथ ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो? कुछ ही पलों में वह साया मार्कस की लाश तक पहुंच गया। एक ही झटके में उसने लाश को पकड़ लिया और अपना विशाल मुंह खोलकर एक ही घूंट में उसके अवशेषों को निगल गया। लिलिथ ने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए चौंक गई। अच्छा, ये तो कुछ बात है। डेमन के दिमाग में एक सूचना गूंज उठी। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया को भोजन दिया गया है। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे अपने अंदर छाया ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब जब उसकी छाया तृप्त हो चुकी थी तो उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। सभी अंक मन के लिए हैं, उसने दृढ़ता से सोचा। आपका मन पूल 5 से बढ़ गया है। उसने दांत पीस लिए। उसे एक ही गोली चाहिए थी, बस एक ही गोली। जादुई गोली का प्रयोग करो, उसने स्वयं को आदेश दिया। उसका दृढ़ निश्चय अटल था। जैसे ही उसकी परछाई ने दूरी कम की, डेमन ने एक जादुई गोली निकाली और अपना पूरा ध्यान विनाशकारी मंत्र पर केंद्रित कर दिया। योजना सरल थी। गोली को पास से छोड़ो और अराजकता का फायदा उठाकर भाग जाओ। उसकी परछाई लिलिथ से टकराए, उसके पंजे हवा में हिंसक रूप से चीर रहे थे। आत्मविश्वास से लबरेज लिलिथ ने उसके वार को आसानी से रोक दिया। इस हाथापाई के बीच डेमन ने अपना हाथ उठाया। उसकी जादुई गोली तैयार और चार्ज थी। एक तीव्र गति के साथ जादुई ऊर्जा की गोली हवा को चीरती हुई सीधे उसके सिर पर जा लगी। लेकिन सदमे या घबराहट के बजाय लिलिथ केवल मुस्कुराए। आह, तुम यहाँ हो! सहज शालीनता के साथ उसने अपना सिर झुकाया और आखिरी पल में गोली को चकमा दे दिया। इससे पहले कि डेमन कुछ कर पाता, उसकी मन भरी कोहनी उस पर जोर से लगी, जिससे उसकी परछाई पीछे हटने को मजबूर हो गई। अंधेरा छट गया और डेमन का घायल मानव रूप सामने आया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून टपक रहा था और नीचे जमीन पर जमा हो रहा था। वह मंद मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं हार गया। ये उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द थे जब दुनिया अंधकार में डूब गई थी। एक आलीशान, बेदाग ढंग से सजे हुए छात्रावास के कमरे की खिड़की से सूरज की गर्माहट अंदर तक आ रही थी। उस जगह की हर चीज दौलत और विलासिता की चीखें लगा रही थी। ऐसी जगह जो सिर्फ अति धनी लोग ही खरीद सकते थे। बड़े से पलंग पर काले बालों वाला एक युवक लेटा था। उसका आधा शरीर चादरों में लिपटा हुआ था और वह चैन की नींद सो रहा था। उसका शरीर एकदम साफ था। उसकी दुबली पतली सुडौल मांसपेशियों पर एक भी निशान नहीं था। उसका चेहरा हालांकि बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसे कई लोग आकर्षक मानेंगे। वह नींद में धीरे से हिला। उसका शांतिपूर्ण आचरण बिखर गया क्योंकि एहसास के एक झटके ने उसे अचानक जगा दिया। उस अनजान कमरे को देखते ही उसकी गहरी आंखें चौड़ी हो गईं। हवा में फैली हल्की कोमल खुशबू ने उसे अपनापन का एहसास दिलाया, हालांकि कमरा खुद नहीं। वास्तुकला पहचान में आ रही थी। आखिरकार वह उसी इमारत में रहता था। लेकिन ये कमरा सजावट से लेकर साज सज्जा तक हर लिहाज से उसके कमरे से कहीं बेहतर था। यह कोई और नहीं बल्कि युद्ध भवन था। आश्चर्य और संदेह के बीच वह उठ बैठा और अपने आसपास का नज़ारा देखा। उसकी बाहें खुली थीं, उसकी हरकतें बेरोक-टोक थीं। कोई जंजीरें नहीं थीं, कोई जादुई मुहरें नहीं थीं जो उसे रोकतीं। अपनी परछाई फैलाते हुए उसने किसी भी खतरे की तलाश में जगह जगह नज़र दौड़ाई। कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी नज़रें इधर उधर दौड़ती रहीं, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती रहीं, तब तक जब तक उसे कुछ असामान्य नज़र नहीं आया। उसने अपनी परछाई नहीं देखी। ये कहाँ है? वह लानत!
उसकी नज़र अचानक उस गलियारे की ओर गई जो उसे मालूम था कि एक बड़े से स्नानघर की ओर जा रहा था। वहाँ वह थी, उसकी परछाई दरवाजे के पास दीवार से टिकी हुई। उसकी आकृति एक स्याह सा साया जिसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं था, रूठी हुई लग रही थी। अगर कोई परछाई कभी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है तो ये परछाई बखूबी कर सकती है। वह दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ी थी, उसकी मुद्रा उस बच्चे जैसी थी जिसे उसका पसंदीदा खिलौना न दिया गया हो। डैमन के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई और उसके अंदर जलन भड़क उठी। पिछली बार जब उसका सामना इस चीज से हुआ था तो इसने उसे जेंडर रेवेंसक्रॉफ्ट को मारने पर मजबूर कर दिया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि इसने खुद ही लिलिथ एस्ट्रानोवा पर हमला कर दिया था, एक ऐसा फैसला जिसकी डैमन ने मंजूरी नहीं दी थी। यहाँ आओ कमीने, वह दांत पीसते हुए गुर्राया। साया हिचकिचाया और अपनी मुट्ठी बांधकर बाथटब की तरफ ऐसे उछाली जैसे कोई धीमी गालियां बक रहा हो। फिर अनिच्छा से वह कमरे के उस पार उसकी तरफ सरक गया जहां उसे होना चाहिए था। डैमन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, उसका धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। छाया ने फिर से अपनी बाहें पार कर लीं, उसकी मुद्रा चिल्ला रही थी, तुम क्या देख रहे हो? डैमन ने आह भरी और खुद को अपनी चिड़चिड़ाहट से बाहर निकालने की कोशिश की। सच तो यही था, उसे जंजीरों में नहीं बांधा गया था, उसे मुकदमे और फांसी के लिए वैलेरियन नहीं घसीटा जा रहा था, और वह मरा भी नहीं था। बल्कि वह साफ तौर पर एक महिला छात्रावास के कमरे में था। उसके मन में प्रश्नों की बाढ़ आ गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परछाई में ही उनके उत्तर मौजूद हों। ठीक है, बातचीत शुरू करो, उसने मांग की। छाया ने कंधे उचकाए और अपनी उंगलियों को अपने सिर के चारों ओर अतिरंजित गति से घुमाया। डैमन ने आंखें सिकोड़ लीं, इशारा अच्छी तरह समझ गया। यह उसका मजाक उड़ा रहा था। वह बेचारा कह रहा था, क्या तुम पागल हो? मैं तो परछाई हूँ, मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, उसकी आवाज़ खतरनाक गुर्राहट में बदल गई। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब था? छाया ने सिर हिलाया, यद्यपि उसकी मुद्रा से पता चल रहा था कि वह भी उससे उतनी ही नाराज थी जितना वह उससे। अगले कुछ पलों में साया हाव भाव और हरकतों के जरिए अपनी बातें बताता रहा। डैमन घटनाओं को जोड़ जोड़ कर देखता रहा और अपने अनुमानों से उन खाली जगहों को भरता रहा। अंत में उस पर बेचैनी का एक भाव छा गया। वह तुरंत खतरे में नहीं था, उसके जख्म पूरी तरह भर चुके थे, लेकिन वह एक बिल्कुल नई मुसीबत में फंस गया था। उसका राज खुल चुका था, या कम से कम उसका कुछ हिस्सा। लिलिथ एस्ट्रानोवा को पता चल गया था कि वह क्या है। वह जानती थी कि उसने 7 छात्रों को मार डाला था और उनका नरभक्षण किया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह कामेन वेले के बारे में जानती थी, एक ऐसी मौत जिसका डैमन को किसी और मौत से ज्यादा अफसोस था। और फिर भी उसने उसकी शिकायत नहीं की थी। ये तो साफ था, वरना वह उसके कमरे में नहीं होता। उसका मुझ पर प्रभाव है, उसने खुद से कहा। उसने न सिर्फ उसे हरा दिया था बल्कि उसे बंदी भी बना लिया था। डैमन ने बिस्तर के फ्रेम पर पीठ टिकाते हुए आह भरी। पब फ्यूचर एड्स, मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का एक सिलसिला था। उसने यह मानकर काम किया था कि लिलिथ अभी भी नज़रबंद है, लेकिन साफ था कि उसे उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए काफ़ी समय तक रिहा रखा गया था। वह घर के अंदर ही रही होगी और हमले से पहले उसके बचाव के उपायों को कम करने का इंतजार कर रही होगी, और उसने वार कर ही दिया। अब डैमन को इसके बाद की स्थिति से निपटना था। उसने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया था। मार्कस पर सारा दोष मरने के लिए एक ठोस तर्क, भगोड़ा बनने की एक सुनियोजित योजना, शायद अपनी बहन के साथ किसी दूसरे देश या महाद्वीप में भाग जाना। डैमन ने अनगिनत परिदृश्यों की कल्पना की थी, सभी भयावह। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अचानक बिस्तर पर जागेगा। इस नतीजे की सामान्यता ही उसे बेचैन कर देने वाली थी, विकल्पों से भी ज्यादा भयावह। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे सतर्क रहने के लिए कह रही थी। असली सवाल उसके मन में घूम रहा था, लिलिथ एस्ट्रानोवा क्या चाहती थी? उसने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? उसका अंतिम लक्ष्य क्या था? ये विचार उसे कचोट रहे थे, जैसे उसकी परछाई चुपचाप उसे सारी स्थिति से अवगत करा रही हो, ये पुष्टि करते हुए कि वह वास्तव में अभी भी जीवित है और उसकी हिरासत में है। उसके भीतर राहत और भय की जंग छिड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस राहत के लिए शुक्रगुजार हो या जो भी नियति उसका इंतजार कर रही थी उससे डरे। बस एक ही बात पक्की थी कि लिलिथ के पास ही जवाब थे, और मानो उसके विचारों ने उसे बुलाया हो। गलियारे में कदमों की आहट गूंज रही थी। दरवाज़ा खुला और एक आकृति अंदर दाखिल हुई। डैमन की सांसें थम सी गईं। लाल बालों वाली एक खूबसूरत महिला कमरे में दाखिल हुई, उसके गीले बाल उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। उसने बिस्तर की तरफ देखा तक नहीं जहां वह लेटा था। उसका व्यवहार शांत, लगभग उदासीन था।
लेकिन उसे उसके शांत स्वभाव ने नहीं बल्कि उसके पहनावे ने चौंकाया था। या यूं कहें कि उसने क्या नहीं पहना था, एक तौलिया, बस इतना ही। डैमन ने पलकें झपकाईं, उसकी नज़र अनायास ही स्थिर हो गई, उसका मन क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया। लिलिथ एस्ट्रानोवा को सिर्फ एक तौलिए में देखना एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए उसने अपनी किसी भी कल्पना में तैयारी नहीं की थी। मानो उसकी निगाहों का भार भांपकर उसकी तीखी पन्ने जैसी आंखें सिकुड़ गईं। धीरे धीरे, जानबूझकर, उसने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। डैमन ने घुटन भरी सांस ली, उसके गले में एक गांठ सी बन गई। उसकी नज़रें उसकी नज़रों से मिलीं और एक पल के लिए, तनाव से भारी, हवा में सन्नाटा छा गया। फिर उसकी नज़रें नीचे, खुद पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, एहसास और कुछ अस्पष्ट भावों का मिश्रण। लिलिथ की निगाहें डैमन पर एक ठंडी धमकी भरी नज़र से टिकी थीं, हालांकि उसके होठों पर एक हल्की, चिढ़ाने वाली मुस्कान उभर आई थी जिसने उसके स्त्री रूप के आकर्षण को और बढ़ा दिया था। उसकी उपस्थिति मनमोहक, खतरनाक और लगभग अलौकिक थी। क्या तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद है? उसने कामुक और विचारपूर्ण स्वर में पूछा। डैमन ने तुरंत अपना संयम संभाला। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी अर्धनग्न स्त्री को देखा था, या पूरी तरह से नग्न भी। उसने वेलेरियन के रेड लाइट इलाकों की अश्लीलता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, जहां प्रलोभन पूरी तरह से प्रदर्शित होता था। लेकिन लिलिथ एस्ट्रानोवा अपनी ही श्रेणी में थी। उसमें कुछ ऐसा था कि उसे देखे बिना रहना असंभव था, और फिर भी ऐसा करना उतना ही खतरनाक था। अंततः वह अभी भी एक शुद्ध किशोर लड़का था, और वह भी उसके आकर्षण को अस्वीकार नहीं कर सका। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने पूछा, और खुद को उसकी शक्ल के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। लिलिथ की मुस्कान और गहरी हो गई, उसके चेहरे पर मनोरंजन और शरारत का मिश्रण था। क्या प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देना असभ्यता नहीं है? डैमन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उपहास किया। क्या किसी को उसकी अनुमति के बिना अपने शयन कक्ष में खींचना असभ्यता नहीं है? उसकी हंसी धीमी, लगभग मधुर थी, लेकिन उसके शब्दों में एक धार थी। अब तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो, बशर्ते कि तुम अपनी ये आंखें खोना न चाहो। डैमन अकड़ गया और अजीब तरह से अपनी नज़रें फेरकर कमरे के दूसरी तरफ मुड़ गया। उसकी हरकतें तेज थीं, लगभग रक्षात्मक। लिलिथ ने राहत की एक शांत सांस ली। जैसे ही उसने उसकी पीठ मोड़ी, आत्मविश्वास से भरा चेहरा थोड़ी देर के लिए हट गया जब वह कपड़े पहनने लगी। अगर तुम झांक कर देखोगे, उसने चेतावनी देते हुए कहा, उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। तुम चाहोगे कि मैंने तुम्हें मार डाला होता? डैमन ने नाक भान से कुड़ी, हालांकि उसने अपनी पीठ उसकी ओर बनाए रखी। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास झांकने का कोई कारण नहीं है। ये कहते हुए ही उसके मन में एक हल्का सा प्रलोभन आया, अपनी परछाई से एक नज़र डालने की एक छोटी सी इच्छा। लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसने उसे तुरंत कुचल दिया। उसके मन में जो भी यौन जागृति उभरने की कोशिश कर रही थी, उसमें लिप्त होने से कहीं ज्यादा बड़ी चिंताएं थीं। फिर भी हथियारों की कमी उसे कचोट रही थी। उसकी नंगी छाती और गायब हथियार उसे जैकेट या कमीज की कमी से भी ज्यादा बेपर्दा महसूस करा रहे थे। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला तो उसकी परछाई का व्यवहार था। उसने लिलिथ की धमकी को खुलेआम नज़रअंदाज कर दिया, और अपनी उंगलियों के बीच से उसे किसी शरारती बच्चे की तरह देखता रहा और अपनी विनम्रता का दिखावा करता रहा। ये दुष्ट, डैमन ने छाया को घूरते हुए सोचा। उसका धैर्य जवाब दे गया, तुम क्या चाहते हो? लिलिथ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसे उसके वॉक इन क्लोजेट से कपड़ों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जहां वह आराम से कपड़े बदल रही थी। उसने ज़रूर उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन साफ तौर पर वह इस शक्ति संचालन का आनंद ले रही थी। ठीक है, डैमन बुदबुदाया, उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुमने मेरा सामान कहाँ छिपाया है। उसने अपनी कलाई पर नज़र डाली, जहां उसका सर्वदिशात्मक उपकरण होना चाहिए था। उसकी अनुपस्थिति, उसके शापित तीरों के तरकश और उसके जादूगर खंजरों के साथ, उसे अपनी इच्छा से कहीं अधिक असुरक्षित महसूस करा रही थी। डैमन ने अपने दांत पीस लिए। वह मुझे अनदेखा कर रही है ना? ठीक है फिर, पब फ्यूचर एड्स, यह आपका कमरा है ना? उसने आसपास के वातावरण को देखते हुए मुस्कुराना शुरू किया। गंध की व्याख्या करूंगा। उसके पीछे से लिलिथ के कदमों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ में एक तीखा आदेश था, अब आप घूम सकते हैं। जैसे ही वह मुड़ा, उसने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गंध से आपका क्या मतलब है? डैमन ने मन ही मन उपहास किया। इससे वह आगे बढ़ गई। उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं। उसकी नज़रें और गहरी हो गईं। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे कमरे से बदबू आ रही है? डैमन ने तुरंत उसके स्वर में खतरे को भांप लिया। वह जानता था कि यहाँ उसकी स्थिति कमज़ोर है और उसे और नाराज़ नहीं करना चाहता था।
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, उसने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा। मतलब, तुम्हारे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ कुछ तुम्हारी जैसी महक आ रही है। लिलिथ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं समझ गया, तो मुझसे बदबू आ रही है, क्या यही बात है? डैमन ने आह भरते हुए अपनी चिड़चिड़ाहट को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आप जानते हैं, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे असल में ये खुशबू पसंद है। यह मुझे फूलों की खुशबू की याद दिलाती है। ठीक ठीक कहें तो गार्डेनिया की। लिलिथ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी मुस्कान और अधिक स्पष्ट हो गई। तो मुझसे गंदगी जैसी गंध आती है। बस बात यहीं खत्म हो गई। डैमन का धैर्य जवाब दे गया और उसने आंखें सिकोड़ लीं, उसकी आवाज़ में मजाक की बू आ रही थी। हाँ, तुम्हारी गंध बगीचे की खाद जैसी है। लिलिथ की चंचल अभिव्यक्ति गायब हो गई, उसकी जगह एक ठंडी चमक ने ले ली। अब मैं। उसका स्वर तीखा हो गया, जिसमें एक अव्यक्त धमकी थी। शायद तुम कुछ भूल गए हो, बेपरवाह गरम दिमाग वाले। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। मेरे पास सबूत है, तुम्हारे गुनाहों का सबूत। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। डैमन सीधा हुआ और आत्महीनता भरी मुस्कान लाने लगा। फिर भी मैं यहाँ हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सलाखों के पीछे नहीं हूँ, न ही मुझे इंक्विजिशन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और न ही मुझ पर कोई मुकदमा चल रहा है। कृपया बताएं, ऐसा क्यों है? लिलिथ उसके करीब आए और आखिरकार उसे अच्छी तरह देखने का मौका दिया। उसने अकादमी की वर्दी बिल्कुल सही पहनी हुई थी, और उसकी छाती पर एक ब्रोच लगा हुआ था जो छात्र परिषद अध्यक्ष होने के उसके दर्जे का प्रतीक था। तुम आत्मविश्वासी हो, मुझे ये पसंद है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में मनोरंजन था और वह उसके बगल में बैठ गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की है? वह पास झुकी, उसकी आंखों में एक जानबूझकर चमक थी। ओह, रुको, तुम्हारी परछाई ने तुम्हें यह बताया होगा। जब से मैंने तुम्हें हराया है, तब से यह मुझे बुरी नज़रों से देख रही है। डैमन घबरा गया, उसका दिमाग भागने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ था। वह आसानी से झुकने वाला नहीं था, चाहे वह गिर ही क्यों न जाए। लिलिथ की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने अपनी बात जारी रखी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मुझे इतना भरोसा नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने मंदिर में तुम्हारी शिकायत नहीं की है। वह रुक गई। ये खामोशी जानबूझकर थी, और यह डैमन का दिल लगभग सीने से बाहर निकलने के लिए काफ़ी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आप सही होंगे, उसने अंततः कहा, उसका स्वर हल्का और लगभग सहज था। उसे राहत महसूस हुई, लेकिन ये राहत क्षणिक थी क्योंकि उसके अगले शब्द बहुत गहरे तक चुभ गए। मेरा तुम्हें रिपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। क्या ये बेकार नहीं होगा? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, उसने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। मैं तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ। तुम्हें बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी जाएगी। यकीन मानिए, तुम्हारे जैसे किसी के लिए वे औपचारिकताएं छोड़ देंगे। उसकी बात के पहले हिस्से ने डैमन को क्षणिक राहत दी, लेकिन दूसरे हिस्से ने उसके पेट में बेचैनी की गांठ और कस दी। फिर भी उसने खुद को सोचने पर मजबूर किया, इस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लिलिथ और करीब झुकी, उसकी नज़दीकी ने उसे किसी भी खतरे से ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कराया। उसने उसे एक ऐसी मुस्कान से देखा जो उसे मजाक से ज़्यादा शिकारी लग रही थी। अभी मैं इस क्षण से आगे आपके जीवन का सारांश प्रस्तुत करता हूँ। आपका जीवन मेरे हाथों में है। मुझे आपकी शक्ति में रुचि है, साथ ही इसके मूल में भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसने इसे आपको दिया है। डैमन की आंखें चौड़ी हो गईं। जिसने मुझे ये दिया, उसने सोचा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या वह मेरे सिस्टम की बात कर रही है, या परछाई की? नहीं, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसे इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या पता? लिलिथ की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, मानो वह उसके दिमाग में चल रहे विचारों को देख सकती हो। इसका मतलब है कि तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना होगा और मेरी बात सुननी होगी, ठीक है? डैमन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। आपने अभी तक मेरी शिकायत नहीं की है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में चुनौती थी। अगर तुमने ऐसा किया होता जब मैं मार्कस को मार रहा था, तब हमारे बीच समस्या होती। लेकिन अब वह थोड़ा पीछे झुक गया, उसका स्वर उपहासपूर्ण आत्मविश्वास में बदल गया। सबूत तो बहुत कम हैं। ये आपके शब्द और मेरे शब्द हैं। मुझे आपके कहे अनुसार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लिलिथ मुस्कुराए, उसके चेहरे पर मनोरंजन की झलक थी। डैमन वाकई एक दिलचस्प विषय था, इतना विद्रोही कि जब हालात उसके खिलाफ थे, तब भी वह पूरी तरह से उसके खिलाफ था। बात उसके खिलाफ उसके शब्दों पर आकर खत्म हुई, खासकर तब जब उसने मार्कस की मौत में उसके शामिल होने के किसी भी सबूत को बड़ी सावधानी से मिटा दिया था। लेकिन ये ठीक था।
लिलिथ हमेशा अपनी मनमानी करती थी और उसकी चतुर कनिष्ठा, प्रभावशाली होने के बावजूद, हार को विनम्रता से स्वीकार करने के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। तुम्हें ऐसा कहना अजीब लगा, उसने सहजता से कहा। मेरे पास सबूत हैं। डेमन रुक गया, उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। नहीं, आप ऐसा नहीं करते, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। मुझे अपनी छोटी सी खोह में घसीटने से पहले आप मेरे बारे में कोई भी निशान मिटा देते जिससे मैं फंस सकता था। अगर हमारी बातचीत से मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि आप बहुत सावधानी बरतते हैं। आप कोई भी काम संयोग पर नहीं छोड़ते। लिलिथ की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में स्वीकृति की चमक चमक उठी। यदि आप ये जानते हैं, उसने धीरे से कहा, तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि आप फंस चुके हैं। डेमन का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर इसे उछालो, उसने चुनौती दी। लिलिथ की निगाहें नहीं डगमगाईं। मैं किसी भी समय तुम्हारा पर्दाफाश कर सकती हूँ, उसने स्वीकार किया, लेकिन हम पहले ही तय कर चुके हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीत गए हो। उसका स्वर बदल गया, वह अधिक तीखा और अधिक गणनापूर्ण होता गया। ये सब बकवास कि तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। ये तो बस दिखावा है। डेमन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं। आपका मतलब क्या है? लिलिथ ने धीरे से कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर व्यंग किया। मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, और मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगी, इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकती, बल्कि इसलिए कि मेरा अभी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल वह झुकी, उसकी आवाज़ धीमी, खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन यह मत भूलना, डेमन, तुमने ही कामिन वेले को मारा था। क्या मुझे उसकी बेटी को बताना चाहिए कि उसका प्रिय शिक्षक ही उसके पिता का हत्यारा था? डेमन जड़ हो गया, उसका शरीर अकड़ गया। इसे साबित करना भी मुश्किल नहीं होगा, लिलिथ ने आगे कहा, उसकी आवाज़ स्टील को चीरती रेशम जैसी थी। मुझे बस तुम्हें एक सीमित जगह में तब तक फंसाना है जब तक तुम नियंत्रण खो न दो और उस राक्षस में न बदल जाओ जिसे तुम इतनी बेतहाशा छिपाने की कोशिश कर रहे हो। जब सच्चाई समय और सही परिस्थितियों में तुमसे बाहर निकाली जा सकती है, तो सबूत की ज़रूरत नहीं है। डेमन के जबड़े की एक मांसपेशी फड़क उठी और उसने दांत भींच लिए। उसे पता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। लिलिथ हमेशा अपनी कही हर बात सच मानती थी। तुम क्या चाहते हो? उसने अंततः धीमी और तनावपूर्ण आवाज में पूछा। लिलिथ के होठों पर धीमी, विजयी मुस्कान आ गई। देखा, यह इतना कठिन नहीं था, है ना? डेमन ने उसे घूरा, उसकी आंखों में निराशा और हताशा की आग जल रही थी। वह पहले से ही जानता था कि यह नया मोड़ सब कुछ उलझा देगा, लेकिन वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता था कि उसका प्रभाव पूरी तरह से उसके पक्ष में था। फिलहाल वह बस समय का इंतजार कर सकता था और इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का कोई रास्ता निकाल सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और लिलिथ को थकी हुई निगाहों से देखा। पब फ्यूचर एड्स, तुम्हें कुछ चाहिए? बस बोल दो, क्या है? लिलिथ ने सोच विचार कर अपने बालों की एक लट घुमाई, मानो उसने पहले से ही अपने अगले कदम की योजना नहीं बनाई हो। मुझे बहुत सी चीजें चाहिए, उसने कहा, उसकी आवाज़ लगभग चंचल थी। सबसे कठिन हिस्सा ये तय करना है कि किससे शुरुआत की जाए। बेशक, आपको डराए बिना। डेमन की निगाहें और गहरी हो गईं। यकीन मानो, तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे मैं डर जाऊं, उसने साफ शब्दों में कहा। तब भी नहीं जब तुम कहो कि तुम बादशाह को मारना चाहते हो। लिलिथ धीरे से हंसी, उसका मनोरंजन वास्तविक था। क्या ऐसा है? उसने हल्के स्वर में लेकिन तीखी आंखों से कहा। तो मुझे राहत मिली, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम इतने बहादुर हो। वह आगे झुकी और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। जब डेमन ने उन्हें सुना तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने पलकें झपकाईं, उसका चेहरा गहरा होता गया और वह धीरे धीरे बिना शर्त के उठा और दरवाजे की ओर चलने लगा। लिलिथ उसे चुपचाप देख रही थी, उसकी पैनी नज़र उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा, वह उसके सामने टेलीपोर्ट हो गई और उसे वहीं रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन धमकी से भरी हुई थी। डेमन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं खुद को सौंप दूंगा, साले कुतिया। लिलिथ की आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर एक खतरनाक चमक फैल गई। शांत हो जाओ, जब तुम इसके बारे में सोचोगे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, पागल हो गए हो क्या? डेमन की आवाज़ तेज हो गई, उसके स्वर में गुस्सा भड़क उठा। उसने कमरे में इधर उधर देखा मानो कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। सब चीज़ों में से क्या आप यही करना चाहते हैं? लिलिथ ने अपना हाथ हिलाया और उसके जादू ने उसके छात्रावास का अकादमी के बाकी हिस्सों से स्थानिक संबंध तोड़ दिया। अब उसने सहजता से कहा, आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं।
डेमन ने उसे घूर कर देखा, उसकी आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। तुम मंदिर को नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? ये हास्यास्पद है। लिलिथ ने उसकी प्रतिक्रिया से अप्रभावित होकर अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, तुम तो पहले से ही मंदिर के दुश्मन हो। वे तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के फांसी दे देंगे। डेमन का जबड़ा भींच गया और उसने अपनी आवाज़ और धीमी कर ली। हाँ, कथित तौर पर। लेकिन आपने मुझे या किसी और को ये कहते नहीं देखा कि वे मंदिर को नष्ट कर देंगे। प्राचीन काल से जिसने भी कोशिश की है वह मर चुका है। वह और करीब झुका, उसका स्वर गंभीर था। क्या आपने कभी एशेक्रॉफ्ट के बारे में सुना है? वह दानव राजा जिसने लगभग ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। जानना चाहते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? लिलिथ ने अधीर होकर आह भरी। यह एक मिथक है, और वह मंदिर द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे देवी ने नष्ट कर दिया था, और मेरी किताब में भी यही बात है। लिलिथ की निगाहें कठोर हो गईं। एशक्रॉफ्ट मंदिर से नहीं हारा, वह देवी से हारा। देवी मंदिर का पर्याय नहीं है। वह एक देवता है। मंदिर, वे तो बस नश्वर हैं। डेमन ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। हाँ, वो नश्वर प्राणी जिनकी शक्ति और प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए शुक्रिया नहीं। लिलिथ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसका धैर्य खत्म हो गया। हमें किस बात का डर है? इसके अलावा आपने जो किया है और आपकी शक्ति की प्रकृति के कारण, आप पहले से ही उनकी नज़र में दुश्मन हैं। डेमन ने व्यंग्य से भरी आवाज़ में सिर हिलाया। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उन्हें बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लिलिथ ने आह भरते हुए पास आते हुए कहा। मंदिर परिपूर्ण नहीं है। हाँ, वहाँ ज्योतिषी जरूर हैं, लेकिन वे सर्वज्ञ नहीं हैं। उन्होंने सेंट्रोस के दानवों को नहीं हराया है। उन्होंने अज्ञात देवता में आस्था को खत्म नहीं किया है। और सच कहूँ तो देवी को हमारी या उनकी कोई परवाह नहीं है। डेमन ने भौहें चढ़ाईं, और इसका मुझसे क्या लेना देना? लिलिथ ने उसकी अनिच्छा से स्पष्ट रूप से नाखुश होकर उपहास किया। तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मुझे तुम्हें मनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ बदल गई, और ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा हिसाब किताब वाली होती गई। बदलाव को भांपते हुए डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लिलिथ ने आगे कहा, हम अब उनसे उस तरह नहीं लड़ रहे हैं जैसे हम अभी लड़ रहे हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि तुम शकुन विवेक को लेकर चिंतित हो कि वे हमें आते हुए देख लेंगे और हमें मौका मिलने से पहले ही नष्ट कर देंगे। लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। और ऐसा क्यों? लिलिथ की मुस्कान अधिक तीखी और आत्मविश्वासपूर्ण हो गई। क्योंकि भले ही इस दुनिया में बाकी सभी लोगों को मंदिर द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन आप और मैं अपवाद हैं। डेमन की उलझन और गहरी हो गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिलिथ की अभिव्यक्ति कुछ हद तक मनोरंजन जैसी हो गई। आखिरकार, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां उनकी भविष्यवाणियां नहीं पहुंच सकती। हमारे भाग्य को साधारण तरीकों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। हमारा कर्म उसी के साथ है जिसने आपकी परछाई बदली है। डेमन उसे घूरता रहा, उसकी उलझन शक में बदल गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? लिलिथ धीरे से घूमी, उसकी हरकतें सोच समझकर की गईं। उसने अपना टॉप उतारना शुरू किया, जिससे उसकी चिकनी, बेदाग पीठ दिखाई देने लगी। उसने अपनी ब्रा पहने रखी, लेकिन फिर भी डेमन को अपने अंदर गर्मी की एक लहर महसूस हुई। ओह, अच्छी ब्रा है, वह अजीब तरह से बुदबुदाया, खुद को रोक नहीं सका। लिलिथ ने अपने कंधे के ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ये नहीं दिखा रही हूँ। देखते देखते उसकी पीठ पर एक निशान उभरने लगा, जो धीरे धीरे चर्मपत्र पर फैलती स्याही की तरह दिखाई देने लगा। यह एक ऐसा निशान था जो डेमन ने पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ किताबों में, एक बड़ी वर्जना के रूप में। लिलिथ की आवाज़ बर्फ जैसी हो गई, उसके शब्द अर्थ से भरे हुए थे। हमारा उस अज्ञात देवता के साथ कर्म है। अज्ञात देवता? इस संदर्भ में अज्ञात का क्या अर्थ है, यह कोई भी ठीक से नहीं समझ पाया। बात यह नहीं थी कि ये देवता रहस्यों या अस्पष्टताओं पर शासन करता था, बल्कि यह थी कि उसके दिव्य क्षेत्र के एक हिस्से को एथरस की दुनिया में प्रलय की देवी ने वर्जित कर दिया था। ये कहानी उस जमीन पर बिखरे खंडहरों जितनी ही पुरानी थी। एशरक्रॉफ्ट के विनाश से पहले दानवों के सरदार ने कथित तौर पर प्रलय की देवी की मूर्ति के सामने कुछ ईशनिंदा वाली बात कही थी, जिससे देवी क्रोधित हो गईं। उनका अस्तित्व ही मिट गया। उसके बाद कहा जाता है कि अज्ञात देवता के क्षेत्र का एक हिस्सा निषिद्ध हो गया, और उसका जिक्र ही ईश्वरीय व्यवस्था का अपमान था। लेकिन डेमन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसके लिए ये सब अटकलें थीं, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियाँ।
माना जाता था कि एशक्रॉफ्ट बहुत पहले का एक प्राचीन दानव राजा था, और डेमन को तो ये भी यकीन नहीं था कि उसका कभी अस्तित्व था भी या नहीं। कुछ किंवदंतियों का दावा था कि अज्ञात देवता एक दिन एशक्रॉफ्ट को पुनर्जीवित कर देंगे और उसे फिर से दुनिया में लाएंगे। लेकिन डेमन को इस पर भी शक था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि प्रलय की देवी, या सामान्य रूप से देवता, वास्तव में है भी या नहीं। उसे इतिहास के पाठों में दानव युद्धों पर कुछ विद्वानों की रचनाएं याद आईं। उन रचनाओं में दावा किया गया था कि प्रलय की देवी ने एथरिस की रचना की थी, और कुछ समय के लिए छोटे देवताओं ने उसकी ओर से दुनिया का संचालन किया। जब अज्ञात देवता पहली बार प्रकट हुए तो चीजें अराजकता में बदल गईं। सभ्यताएं ढह गईं, और पीछे ऐसे खंडहर छोड़ गईं जो आज भी उनके पतन के मुंह गवाह बने हुए हैं। देवी की रचनाओं में कुछ जातियां कथित तौर पर भ्रष्ट हो गई थीं और सबसे पहले दानव बन गईं, और उन राक्षसों ने अज्ञात ईश्वर की पूजा की थी। डेमन को ये सब देवी पूजक जातियों द्वारा राक्षसों के प्रति अपनी घृणा को उचित ठहराने के लिए रचा गया दुष्प्रचार लग रहा था। आखिरकार इतिहास तो विजेताओं द्वारा ही लिखा जाता है। फिर भी एक बात निर्विवाद थी, एथेरस की दुनिया ज्यादातर अज्ञात थी। राज्यों और महाद्वीपों के बीच यात्रा विशिष्ट रूप से निर्धारित सड़कों, समुद्री मार्गों, स्वर्णिम मार्गों के नाम से जाने जाने वाले हवाई मार्गों या टेलीपोर्टेशन गेटवे तक ही सीमित थी। प्राचीन सभ्यताएं वर्तमान युग से कहीं अधिक उन्नत थीं। अगर किसी देवता ने उनके पतन का कारण बनाया होगा तो इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है, या शायद ये सिर्फ उनका अपना अहंकार था। डेमन की नज़र लिलिथ की पीठ से हटी ही नहीं। उसकी त्वचा पर बना निशान ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सफ़ेद और सुनहरी स्याही से उकेरा गया, ये 4 पंखों वाली एक शिखा जैसा लग रहा था, 2 काले और 2 सफ़ेद। इसके बीच में एक घूमता हुआ अथाह गड्ढा था, एक आंख जो रात से भी ज्यादा काली थी। डेमन सिहर उठा। निशान जिंदा लग रहा था, मानो कोई खाई उसे घूर रही हो, उसकी आत्मा की गहराइयों में झांक रही हो। ये जटिल था, किताबों में देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा भयावह। उसे श्रद्धा और भय का एक आदिम भाव महसूस हुआ। ये प्रतीक परम धार्मिकता और परम बुराई का एक साथ प्रतीक प्रतीत हो रहा था। ये शुद्ध होते हुए भी कलंकित, सुंदर होते हुए भी विचित्र था। वह अपनी आंखें तब तक नहीं हटा पाया जब तक कि उसकी परछाई उसके पैरों के चारों ओर लिपटकर उसे पीछे नहीं खींच लेती। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था जब उसने खुद को नजरें हटाने के लिए मजबूर किया। लिलिथ ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े ठीक किए, जिससे निशान गायब हो गया। डेमन ने अपना संयम पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया तथा उसकी नज़रों से नजरें मिलाते हुए मुस्कुराने लगा। तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्याही है। इसकी कीमत कितनी है? मैं वेलेरियन में एक आदमी को जानता हूं जो स्याही हटा सकता है, तुम्हें पता है? लिलिथ ने धीरे से आह भरी। उसने उसके इनकार को पहचान लिया। वह भी एक बार ऐसी ही स्थिति में थी, उस निशान के महत्व को समझने से इनकार कर रही थी। हो सकता है, उसने शांत और दूरी भरे स्वर में जवाब दिया। लेकिन कुछ निशान मिटाने के लिए नहीं होते। यह एक कलंक है, एक देवता का चिन्ह। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। कोई संत या देवता द्वारा कृपापात्र प्रेषित इसे प्राप्त कर सकता है, लिलिथ ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें तनाव की एक अंतर्निहित भावना थी। उसकी नज़रें डेमन की परछाई पर टिक गईं और उसकी सूक्ष्म, अप्राकृतिक गतिविधियों को देखने लगी। यह एक ईश्वर द्वारा किया गया एक ब्रांड है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसमें कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, या कम से कम कोई भी नहीं जो मैंने खोजा है, सिवाय इसके कि जो मेरे गुण को प्रभावित करता है। और भाग्य। डेमन ने उसकी बातें समझते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन उसका भ्रम और गहरा हो गया। क्या? लिलिथ ने आह भरी और अपने चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटा लिया। उसकी नज़र फिर से उसकी परछाई पर टिक गई। मेरा मूल जादुई गुण शून्य नहीं था, वह अंतरिक्ष था, उसने समझाया। उसके स्वर में एक दर्दनाक स्मृति का भार था। मुझे शून्यता का गुण मेरे प्रथम श्रेणी उन्नयन के दिन ही प्राप्त हुआ था, मेरे प्रथम वर्ग के साथ। मुझे लगता है कि आपकी परछाई भी ऐसी ही है, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली, उत्तर खोजते हुए। आपको ये किस मंदिर में मिला? या ये किसी देवी के मंदिर में था? क्या आपको कोई अजीब निशान मिले? क्या आप किसी धार्मिक स्थल पर गए थे? क्या आपको पत्थर पर खुदे हुए शब्द मिले? क्या आप नाराज थे? क्या आपने कोई प्रार्थना की या किसी भगवान का नाम लिया? डेमन ने अपना हाथ उठाया और उसके सवालों की बौछार रोक दी। कोई मंदिर नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी। उसकी परछाई की उत्पत्ति आस्था या दैवीय हस्तक्षेप में नहीं, बल्कि किसी और कहीं गहरे अंधकार में निहित थी। वह झिझका, उसके मन में एक स्मृति कौंध गई। बरसों पहले घने जंगल में उसे कुछ मिला था, एक पुराने पेड़ की जड़ों में गड़े हुए आधे दबे पत्थर पर उकेरे गए शून्यवादी शब्दों का एक समूह।
उन शब्दों ने उसे बदल दिया था, उसके विश्व दृष्टिकोण और जीवन को आकार दिया था। जैसे ही वह स्मृति पुनः सामने आए, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें छोटी कर ली तथा उस विचार को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, उसने मन ही मन बुदबुदाया। पत्थर पर कोई दैवीय प्रतीक नहीं थे, बस अस्तित्व का एक निराशाजनक दृश्य था। डैमन सीधा हुआ और लिलिथ की नज़रों से नज़रें मिलाईं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरी शक्ति किसी भगवान से नहीं मिली, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। लिलिथ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। डैमन ने अपने होंठ काटे और सोच रहा था कि और कुछ बताए या नहीं। लिलिथ एस्ट्रानोवा ने अभी अभी अपना एक सबसे बड़ा राज बताया था और ऐसा लग रहा था कि उसे डैमन के राज समझ आ गए हैं। पूरी पारदर्शिता में क्या बुराई थी? वैसे भी उसे सहयोगियों की जरूरत थी। मेरी परछाई किसी देवता या किसी दिव्य सत्ता से नहीं आई है। मुझे किसी भी देवता पर विश्वास नहीं है, भले ही मैं कभी कभार आदतन देवी को पुकार लेता हूँ, उसने स्वीकार किया, अपने नीचे छाए अंधेरे को देखते हुए। मेरी शक्ति एक प्राणी से आई, एक अंधकार में चिपचिपा अस्तित्व जो दुष्ट वन में मेरी छाया के साथ विलीन हो गया। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संदेह और अविश्वास की असामान्य अभिव्यक्ति थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने दृढ़ता से कहा। जब मैंने तुम्हें हराया तो मेरे वर्तिकाग्र ने तुम्हारी छाया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी आवाज़ लगभग खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। आपकी परछाई, हम उससे सीधे पूछ सकते हैं। डैमन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा भी उतनी ही तीव्र थी। उसने आह भरी और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। परछाई के जवाब के हिसाब से वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। लिलिथ झुक गई, उसकी सांसें कांप रही थीं लेकिन आशा से भरी हुई थी। उसने पूछा, उसकी बंद मुट्ठियों में तनाव के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। क्या आप मेरे वर्तिकाग्र और मेरे गुण के समान मूल साझा करते हैं? क्या आप एक ही ईश्वर से हैं? उनके नीचे की परछाई हिल रही थी, उसकी हरकतें सोची समझी और नपी तुली थीं, मानो सवाल पर विचार कर रही हों। एक पल के लिए वह स्थिर रही, फिर धीरे से उसने सिर हिलाया और उन्हें अंगूठा दिखाया। लिलिथ ने राहत भरी सांस छोड़ी, उसके कंधे शिथिल हो गए। दूसरी ओर डैमन का खून ठंडा पड़ गया। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह आधिकारिक था, वह पूरी तरह से ठगा गया था। लिलिथ राहत महसूस कर रही थी। उसने अपना सबसे बड़ा राज डैमन के साथ साझा किया था, भरोसे से नहीं, बल्कि उसकी परछाई की वजह से। वरना किसी भी तरह की समझाइश या यातना भी उसे ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने कुछ बातें छिपाईं, बस इतना ही बताया कि उसका सहयोग मिल सके, या कम से कम ये सुनिश्चित हो सके कि वह टेम्पल ऑफ डूम के साथ उनके साझा टकराव की अनिवार्यता को समझे। डैमन को उसके रहस्योद्घाटन की गंभीरता का साफ एहसास हो गया था। उसके पीले, व्यथित चेहरे ने उसके विचारों को उजागर कर दिया, और लिलिथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अगर वह मंदिर से इतनी नफरत न करती तो शायद वह भी उसके डर को समझती। आखिरकार ये स्वाभाविक ही था। समर्पित भक्तों के विपरीत लिलिथ इस रहस्यमयी देवता की पूजा से बंधी नहीं थी। सच तो यह है कि यह असीम सत्ता आस्था या आराधना के प्रति उदासीन थी। उसने उसे जादुई गुण प्रदान किए थे और शक्ति के लिए प्रार्थना करने पर उसकी पहली कक्षा को जगाया था, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, सेवा करने का कोई दायित्व नहीं था। दूसरी ओर डैमन ने स्पष्ट रूप से अपनी क्षमताएं उसी तरह प्राप्त नहीं की थीं। उसे सटीक तरीका नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी शक्ति के कारण दोनों ही मंदिर के स्वाभाविक शत्रु थे। उनमें से किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लिलिथ के मन में भाग जाने का विचार आया था, शायद दानवों के महाद्वीप में, लेकिन ये विचार क्षणभंगुर थे। भागने से उसे मंदिर को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई मदद नहीं मिलती। और इसके अलावा एक इंसान के रूप में उसकी हैसियत दानवों के देशों में जीवन के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए एक कठिन संघर्ष होगा। हालांकि उसके विचार ज्यादा देर तक नहीं टिके, क्योंकि उसका ध्यान डैमन पर केंद्रित था। वह स्पष्ट रूप से गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके मन में कई विकल्प घूम रहे थे, जो सच कहूं तो ज्यादा नहीं थे। सच कहूं तो उसके पास केवल एक ही विकल्प था। चाहे पसंद हो या न हो, वह अब उसकी लड़ाई में उलझ चुका था। उसने उसके चेहरे पर पीलापन के अलग अलग रंग बदलते हुए देखा। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता रहा, उसका चेहरा उतना ही बिगड़ता गया। आखिरकार उसने अपने दांत भींच लिए, मानो उस भयावह हकीकत के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, डैमन ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसका स्वर निराशा से भरा हुआ था। लिलिथ के होंठों पर उसकी बात सुनकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने कहा था, हम
ये बात भले ही छोटी सी लगी हो, लेकिन उसके लिए इसका एक गहरा अर्थ था, इस खतरनाक काम में उनकी साझेदारी को उसकी अनिच्छा से स्वीकार करना। मुझे हमारी जिंदगी से ज्यादा हमारे दुश्मनों की चिंता होगी, उसने शांत लेकिन गहरे भाव से भरी आवाज में जवाब दिया। इससे पहले कि यह सब खत्म हो, उनके पास हमें दरकिनार करने का पछताने के कई कारण होंगे। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक डैमन की सतर्क किंतु दृढ़ दृष्टि से मिली। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कमरे में इधर उधर देखने लगा, मानो परछाइयों में उत्तर खोज रहा हो। वही दुश्मन जिनके पास सेनाएं, राजा और राष्ट्र हैं, डैमन ने धीमी और कड़वाहट भरी आवाज में कहा। उनके पास पैसा भी है, बहुत सारा। उसने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर त्याग और अवज्ञा का मिश्रण था। हम दोनों के बीच, हमारे पास केवल एक गरीब आदमी है जिसकी परछाई है और एक युवा कुलीन महिला है जो केवल तीसरे दर्जे की उन्नति पर है। लिलिथ ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके व्यंग्य के बावजूद उसे उसके शब्दों में एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। उसने अपनी ही घुमावदार शैली में स्वीकार कर लिया था। इतने लंबे समय से वह अकेले ही संघर्ष कर रही थी, कोई खास प्रगति नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब डैमन के साथ संभावनाएं चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, उसके पक्ष में झुकती दिख रही थीं। वह जानती थी कि अज्ञात देवता से उनका साझा संबंध मंदिर की भविष्यवाणी को कुछ हद तक रोक सकता है। अगर वे कोई संगठन या समूह बना पाते तो उनसे जुड़े लोग उनके कर्मों में भागीदार होते और मंदिर की सर्वज्ञ दृष्टि से उनकी रक्षा करते। यह एक खतरनाक जुआ था, लेकिन यही उनका सबसे अच्छा दांव था। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो फिर चलो हम अपना खुद का बनाएं। डैमन ने गहरी हंसी हंसी, उसकी अभिव्यक्ति व्यंग्य से विकृत थी। क्या अब आत्मसमर्पण करने में बहुत देर हो चुकी है? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर तथ्यात्मक था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर आपकी बहन को भी मृत्युदंड दे देगा, एक महान विधर्मी के साथ उसके संबंध के लिए। उसने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। हाँ, मुझे भी यही लगा। तो किसी भी तरह से मैं फंस गया हूं, है ना? उसने फिर सिर हिलाया, उसकी निगाहें स्थिर थीं। हम अभी नहीं जीत सकते, उसने स्वीकार किया, लेकिन एक दिन हम इस दुनिया में एक ठोस ताकत बन जाएंगे। पब फ्यूचर एड्स। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसकी आंखें उसकी ओर टिकी थीं। क्या आप इसमें शामिल हैं? या आप अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में संतुष्ट हैं? डैमन ने गहरी सांस ली और उसके बढ़े हुए हाथ को घूरने लगा। मैं कहने वाला था, मुझे इस बारे में कुछ दिन सोचने दो, लेकिन सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। एक राक्षस के साथ समझौता करने से बुरा क्या हो सकता है? उनके भगवान से शक्ति प्राप्त करना। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें साथ लिए बिना नीचे नहीं जाऊंगा। लिलिथ मंद मंद मुस्कुराए। मुझे तो ठीक लग रहा है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। डैमन ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। ये किसी खतरनाक चीज की शुरुआत थी, जरूरत से उपजाए एक गठबंधन। उसे मंदिर को नष्ट करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह बचना चाहता था। लिलिथ अपनी शक्ति, धन और संसाधनों के साथ ऐसा करने का उसका सबसे अच्छा मौका थी। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, जिससे वे दोनों वापस उसी बिस्तर पर आ गए जहां वे पहले बैठे थे। कुछ क्षणों तक उनके बीच तनावपूर्ण सन्नाटा छाया रहा। आपकी परछाई कैसे काम करती है? लिलिथ ने अंततः पूछा, उसकी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। डैमन ने भौहें उठाईं, लेकिन चुप रहा। उन्होंने आगे कहा, मैंने सोचा कि आपको इसे एक निश्चित अंतराल पर खिलाना होगा। इससे ये तो समझ में आता है कि आप लोगों को सिर्फ एक निश्चित समय पर ही क्यों मारते थे। लेकिन जितना ज्यादा आप उसे खिलाते हैं, वह अंतराल उतना ही लंबा होता जाता है। और अगर आप ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो आप एक राक्षस में बदल जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? उसकी आंखें फड़क उठीं। उसे सब समझ आ गया था। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, ये सही है, उन्होंने ठंडे स्वर में स्वीकार किया। मुझे लोगों को खाकर शक्ति मिलती है। अगर मैं उन्हें मार दूं तो मैं उनकी आत्माएं प्राप्त कर लेता हूं और उनका मांस मेरी परछाई को पोषित करता है। यह मुझे और मजबूत बनाता है, मुझे नई क्षमताएं देता है। उसने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति विचारमग्न थी। मैं समझ गया, तुम्हें मुझसे कुछ अलग मिला है। मुझे लगा था कि तुम्हारा गुण भी बदल गया होगा। डैमन ने आंखें सिकोड़ लीं। तो क्या हुआ, तुम भी राक्षस बन गए? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे भी किसी को मारने की जरूरत नहीं है, उसने शांति से उत्तर दिया। मुझे एक उपहार मिला है, बिना किसी शर्त के। कम से कम ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं अपने कलंक भी छिपा सकती हूँ। डैमन की आंखें झपक गईं। यह अनजान देवता बेहद अन्यायी लगने लगा था।
उसे एक तंत्र और एक साये का श्राप मिला था जिससे उसे जिंदा रहने के लिए लोगों का भक्षण करना पड़ता था, जबकि लिलित को बिना किसी कीमत के आशीर्वाद और शक्तियां मिली थीं। उसका शून्य जादू उसी देवता की देन था। तुम इतने खट्टे क्यों लग रहे हो? उसने चिढ़ाते हुए स्वर में पूछा। उसने निराश होकर सिर हिलाया, कुछ नहीं, मुझे तो बस लगता है कि यह अन्याय है। लिलित हल्के से हंसी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे शक्ति आसानी से मिल गई तो तुम गलत हो। मुझे इसे पाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखों में एक दर्दनाक याद छा गई। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अंततः उस विचार को दरकिनार करते हुए कहा। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें कठोर हो गईं। नए नियम, उसने घोषणा की। अब तुम्हें अकादमी के छात्रों का शोषण करने की इजाज़त नहीं है, समझे? डेमन को इस व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी वह अकादमी के छात्रों को खाना खिलाने का इरादा नहीं रखता था। शायद पहले वह अपनी परछाई को संतुष्ट करने के लिए बेगुनाहों की हत्या कर देता, लेकिन कामिन वेले से मिलने और आइरिस से वादा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अनजान लोगों की जान लेने से बचना ही बेहतर है। हालांकि अपराधबोध सहने लायक था, लेकिन वह अपने पहले से ही जटिल जीवन पर इसे और नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने लिलित की तरफ देखा, जो उसके बगल में शांति से बैठी थी। उसकी उपस्थिति ने उसे एक अजीब सी राहत दी। अब जब सब कुछ खुल गया था, या कम से कम वे हिस्से जो उसने उजागर करने का फैसला किया था। दोनों के बीच राज थे, चीज़ें गुप्त रखी जाती थीं, लेकिन ऐसा होना ही था। उसे उसके इरादों पर कुछ हद तक भरोसा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। आखिरकार वह भी उसके बारे में यही सोच रही होगी। मैं इसकी योजना नहीं बना रहा था, डेमन ने संयमित स्वर में कहा। लिलित ने उसकी बात पर सिर हिलाया, उसकी पैनी नज़र अटल थी। मैं समझ गई। तो फिर आगे चलकर तुम अपनी परछाई को कैसे खिलाने की योजना बना रहे हो? डेमन एक क्षण के लिए चुप हो गया, दूर खड़े पेड़ों की ओर ऐसे देखने लगा जैसे उनमें उत्तर छिपा हो। मैं अथोर के अभयारण्य में शिकार करने जा रहा था, उसने अंततः स्वीकार किया। लिलित ने अपना सिर झुकाया, उसकी जिज्ञासा साफ झलक रही थी। क्या तुमने राक्षसों को खाने की कोशिश की है? उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इससे भूख नहीं मिटती। हालांकि वह रुका, अपनी उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपाते हुए। मैं अभी भी उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता हूँ। उसने सोच में पड़कर सिर हिलाया। ठीक है, मैं खाना लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उसकी ओर देखा। कुछ खाना? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे किसी कसाई से मांस खरीद रहे हो। हम तो असल इंसानों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। उसकी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तुम्हें अपनी परछाई को खिलाने के लिए उनके मांस की जरूरत है ना? उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, उसकी स्थिति का बोझ उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। लिलित थोड़ा आगे झुकी, उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन जांचपूर्ण थी। मुझे बताओ कि तुमने अपनी शक्ति के बारे में क्या सीखा है। शायद मैं मदद कर सकूं। हमें अपने सभी विकल्पों को जानना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द और मजबूत बनो। डेमन ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, उसके असली इरादों को तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आवाज़ में गंभीरता को पहचान गया। वह गलत नहीं थी, उसकी ताकत बढ़ रही थी, लेकिन भूख एक ऐसी समस्या थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगर वह अपनी परछाई को खिलाने का कोई स्थायी तरीका नहीं ढूंढ पाया, तो यह उसे न सिर्फ कमज़ोर कर देगा, बल्कि उसे पूरी तरह से निगल भी सकता है। उसने सांस छोड़ते हुए, थोड़ा पीछे झुकते हुए बोलना शुरू किया। बात सिर्फ खाने की नहीं है। परछाई एक जिंदा चीज़ की तरह है। वो मुझसे बंधी है, पर उसकी अपनी मर्जी है। मैं उसे जितना खिलाता हूँ, हम उतने ही मजबूत होते जाते हैं, पर भूख कभी पूरी तरह नहीं जाती। ये तो किसी अथाह गड्ढे में पानी डालने जैसा है। लिलित ध्यान से सुन रही थी, उसकी तीखी नज़रें हर शब्द का विश्लेषण कर रही थीं। और अगर तुम इसे भूखा मार दोगे तो क्या होगा? डेमन का जबड़ा कस गया। ये बेचैनी पैदा करता है। शुरू शुरू में तो यह मेरे दिमाग के किसी कोने में बस एक खुजली सी होती है, लेकिन अगर यह ज़्यादा देर तक चलता रहे तो यह हावी होने लगता है। वह सोचते हुए अपनी बाहें पार करके पीछे झुक गई। मैं समझ गया। फिर हमें अनावश्यक ध्यान आकर्षित किए बिना इसे संतुष्ट रखने का कोई तरीका निकालना होगा। शायद कोई और उपाय हो जिस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया है। डेमन ने लिलित के साथ सब कुछ साझा करने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। उसने सिस्टम का जिक्र नहीं किया, कम से कम अभी तक तो नहीं, लेकिन उसने उसे बाकी सब कुछ बताया, झिझक, इनकार और अंततः अपनी नई भूख को स्वीकार करने के संघर्ष के बारे में।
उसने उन पलों का ब्यौरा दिया जब वह लड़खड़ाया, उस मासूम आदमी का जिसकी मौत ने उसे भारी बोझ दिया, और जिस तरह से उसकी परछाई ने उस पर कब्जा कर लिया जब उसने कुछ करने से इनकार कर दिया था। लिलिथ चुपचाप सुन रही थी। डैमन की कहानी खत्म होते ही उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। जब डैमन ने अपनी बात खत्म की तो उसने अपना सिर झुकाया और उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। शुरू में तो तुम बहुत मूर्ख थे, है ना? पब फ्यूचर एड्स। डैमन ने आंखें सिकोड़ लीं, उसका स्वर रक्षात्मक था। माफ कीजिए। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहों में मनोरंजन का हल्का सा संकेत था। आपको एक सख्त समय सीमा वाली खतरनाक शक्ति प्राप्त हुई थी, और 1.5 दिन के साथ भी आपने तब तक भोजन करने का फैसला नहीं किया जब तक कि आपकी छाया ने नियंत्रण नहीं कर लिया। डैमन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसे घूरा। किस तरह का सामान्य इंसान यूं ही यह फैसला कर लेता है कि लोगों को मारना और खाना ठीक है? इसके अलावा मैंने उसे सामान्य मांस खिलाने की कोशिश की पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए था? लोगों को मारना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई डरावनी आवाज़ ऐसा कह रही है। वह रुका और तेजी से सांस छोड़ते हुए पीछे झुक गया। दरअसल शायद मैं ऐसा करता, लेकिन चूंकि मैं अकादमी में सबसे कमज़ोर था, बिना तैयारी के समय और तरकीबों के मैं वैसे भी मरने वाला होता। लिलिथ मंद मंद मुस्कुराए। मुझे लगता है कि यह एक व्यवहार्य तर्क है, उसने अपनी बाहें पार करते हुए स्वीकार किया। हालांकि आपने स्पष्ट बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि आप हिचकिचा रहे थे। आखिरकार एक निर्दोष व्यक्ति की मौत के बाद ही आप कार्रवाई कर पाए। वह खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस झाड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। डैमन ने सिर हिलाया, राहत महसूस की पर फिर भी बेचैनी महसूस की। ठीक है, मुझे लगता है कि इन सब के बाद मुझे एक नया हुनर मिल गया है। लिलिथ ने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाईं, लेकिन कमरे की खिड़की से आती धूप की किरणों पर नजर डाली। उसने हाथ हिलाकर अपना अंतरिक्ष मोह दूर कर लिया। दूर से गलियारे में छात्रों की हलचल की आवाज़ें आ रही थीं, जिससे उसे याद आ रहा था कि सुबह हो चुकी है। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहा लेना चाहिए, हम हमेशा यहाँ नहीं बैठ सकते। डैमन ने सिर हिलाया और खुद को सोफे से धकेलते हुए बोला, ठीक है, मुझे अपने कमरे में वापस जाना है। लिलिथ ने सिर हिलाया, ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कमरा मेरे कमरे के ठीक नीचे है ना? डैमन ने आश्चर्य से अपना सिर झुकाया। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। शैतान के बगल में रहने की बात करो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। लिलिथ ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तुमने अभी भी अपनी लड़ाकू वर्दी पहनी हुई है, जो थोड़ी अजीब लग सकती है। मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए औषधियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी अकादमी की वर्दी पहन लो। तुम मेरे स्नान का इस्तेमाल कर सकते हो। डैमन ने भौहें उठाईं, और मेरी वर्दी? लिलिथ ने एक आंख बंद की और हाथ हिलाया। एक हल्की सी जादुई चमक के साथ उसकी हथेली में एक करीने से तय की हुई वर्दी दिखाई दी। मुझे खुशी है कि यह तरीका काम कर गया, उसने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। हालांकि ज्यादातर बार यह नाकाम ही रहता है। डैमन मुस्कुराए बिना न रह सका। क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम असफल हो? उसने बनावटी विनम्रता से सिर हिलाया। आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूं। उसने उसे वर्दी थमा दी। नहा लो और यह पहन लो, तुम्हारा सामान अलमारी में है, काम खत्म होने के बाद तुम इसे ले सकते हो। जैसे ही डैमन ने वर्दी ली, लिलिथ रुक गई, उसकी निगाहें तेज थीं। और मेरी सलाह, केवल एक पागल व्यक्ति ही अपने पास शापित अयस्क रखता है। डैमन ने आह भरी, ये सलाह नहीं, बल्कि एक अवलोकन जैसा लग रहा है। बस जल्दी करो, हमारे पास पूरी सुबह नहीं है। आखिरकार मैं अभी भी छात्र परिषद का अध्यक्ष हूँ। डैमन उसके बाथटब में चला गया, साफ सफाई के इस मौके के लिए शुक्रगुजार। नहाते हुए वह तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद हासिल किए गए नए कौशल पर ध्यान केंद्रित किए बिना नहीं रह सका। उसकी छाया ऊर्जा का भंडार फिर से बढ़ गया था, 200 से बढ़कर 300 हो गया था। हालांकि वह भरा नहीं था, फिर भी अंतर साफ दिखाई दे रहा था। गीले बालों और अपनी नई वर्दी के साथ बाहर निकलते हुए उसने कुछ देर सोचा कि कैसे लिलिथ ने बिना पैसे मांगे उस पर उपचार औषधि का प्रयोग किया था। अगर भूमिकाएं बदल दी जाती तो डैमन ब्याज सहित पैसे की मांग करता। वह अलमारी की तरफ गया और अपना सामान्य सामान समेटने लगा, अपनी कलाइयों में बंधे सर्वदिशात्मक दस्ताने, कमर में बंधे खंजर और जैकेट में रखे तीर। अलमारी से बाहर निकलते हुए उसने लिलिथ को तो नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अपने कमरे में और अंदर जा रही है। जिज्ञासावश डैमन ने अपना सिस्टम पैनल खोला और अपने नए कौशल की विशेषताओं की जांच शुरू कर दी। त्याग करना, चलो देखते हैं। बलिदान, यह क्या करता है? उसने मन ही मन सोचा। एक आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया, बलिदान, यह क्या है?
डेमन स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह उसकी नहीं थी, ये लिलिथ की तरफ से आई थी। वह धीरे से मुड़ा तो देखा कि वह उसके पीछे खड़ी है और सीधे उसके सामने तैरते काले और सफ़ेद सिस्टम पैनल को देख रही है। तुम ये देख सकते हो? डेमन अविश्वास में जम गया और हकलाया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? उसने ऐसा कहा जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। डेमन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जब से उसे ये सिस्टम मिला है, कोई भी बिल्कुल भी इसे देख नहीं पाया था। सिस्टम उसे संकेत और सूचनाएं भेजता था, लेकिन वे बाकी सभी के लिए अदृश्य थीं। लेकिन अब लिलिथ एस्ट्रानोवा वहां खड़ी थी, शांति से उनके कौशल का विवरण पढ़ रही थी, जैसे कि वह कोई अन्य पाठ्यपुस्तक हो। उसकी नज़रें तैरते हुए सिस्टम पैनल पर टिकी थीं, और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उत्सुकता साफ दिखाई देने लगी। उसका हाथ सीधे पारदर्शी डिस्प्ले से होकर गुजरा। मैं इसके साथ बातचीत नहीं कर सकता। वह इसे देख सकती है। डेमन का दिमाग तेजी से घूम गया। वह न तो झांसा दे रही थी, नहीं यह कोई बड़ी चाल थी। वह सचमुच पैनल देख सकती थी। मैं ऐसा नहीं चाहता था। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया, फिर कहा, यह गायब हो गया। डेमन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह अभी भी उसके सामने ही था। उसने उसे परखने का फैसला किया। पैनल को उसकी नज़रों के सामने लाकर उसने चाहा कि वह उसे फिर से दिखाई दे। उसकी नज़र तुरंत उस पर पड़ गई। क्या यह इसे खोलने और बंद करने जैसा है? लिलिथ की नज़रें पैनल पर गईं, इससे पहले कि वह फिर से उसकी नज़रों से ओझल हो जाता। अरे, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? अभी क्या हुआ था? वह शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। मुझे लगा था कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन तुम मुझसे पहले ही कुछ बातें छिपा रही हो। डेमन ने व्यंग्य किया, तुमने भी मुझे सब कुछ नहीं बताया। मेरे मामलों में दखल मत दो। लिलिथ ने नाटकीय ढंग से आह भरी, उसके स्वर में मजाक था। मैंने तुम्हें अपना सबसे गहरा राज बताया था और तुम मुझे इस तरह से बदला दे रहे हो। कितना ठंडा। डेमन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, उसका धैर्य जवाब दे गया। चलो चलें, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। उसने आखिरी बार सिस्टम पैनल पर नज़र डाली, राहत की एक लहर उसके ऊपर छा गई। कम से कम अब भी उसकी दृश्यता पर उसका नियंत्रण था। लिलिथ जब उसे अनुमति देती थी तो वह उसे देख पाती थी, ये बात उसके वर्तिकाग्र से जुड़ी हुई थी। सिस्टम और उसके वर्तिकाग्र का मूल एक ही था। उसे अब इस बात का यकीन हो गया था, हालांकि उसकी परछाई ने पहले ही इस संबंध की पुष्टि कर दी थी। हालांकि इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य की पुष्टि भी हुई, लिलिथ एस्ट्रानोवा के पास अपनी कोई प्रणाली नहीं थी। उसकी प्रणाली सिर्फ उसी के लिए अनोखी थी। वह उसकी ओर मुड़ा और दरवाजे की ओर इशारा किया। चल दर। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, उसके मन में एक विचार आया। वह रुका और पूछा, ठीक है, क्या तुमने क्रॉफ्ट को देखा है? लिलिथ ने उलझन में अपना सिर झुकाया। कौन? कौवा, डेमन ने चिढ़कर स्पष्ट किया। लिलिथ के चेहरे पर एहसास के साथ चमक आ गई। ओह, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से थोड़ी दूर एक पेड़ पर एक कौवा देखा था। पब फ्यूचर एड्स। डेमन ने सिर हिलाया और खिड़की की तरफ बढ़कर उसे खोल दिया। सुबह का सूरज कमरे में फैल गया था, उसकी कोमल किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसने जोर से सीटी बजाई, जिसकी आवाज़ सुबह की शांत हवा में गूंज रही थी। कुछ ही पल बाद उसने पंखों की फड़फड़ाहट और कौवे की जानी पहचानी काँव काँव सुनी। क्रॉफ्ट उसके कंधे पर उतरा, उसकी तीखी आंखें चमक रही थीं और उसने दुखी स्वर में काँव काँव की आवाज़ निकाली। डेमन ने आह भरी और पक्षी के चिकने पंखों को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। कल रात तुम बेकार थे, लेकिन मैं मानता हूँ तुमने जंगल में अच्छा काम किया। लिलिथ बातचीत पर मुस्कुराए। तुम सच में विषय बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, है ना? चिंता मत करो, मैं इस फ्लोटिंग पैनल में दखल नहीं दूंगा। जब तुम तैयार हो तब तुम इसे मेरे साथ साझा कर सकते हो। आखिरकार हम आने वाले कई सालों तक यहाँ साथ रहेंगे। डेमन ने उसे तिरछी नज़र से देखा और कमरे से बाहर जाने लगा, यह मानते हुए कि हम सबसे भयानक तरीके से नहीं मारे गए। लिलिथ उसके पीछे पीछे हल्के से हंसी, उम्मीद है कि बात उस हद तक न पहुंचे। वॉर हॉल हमेशा की तरह वैभव से भरपूर था। भोजन कक्ष भव्य था, उच्च गुणवत्ता वाली बैठने की व्यवस्था और छत से लटके विशाल अलंकृत झूमरों से सुसज्जित, जो कमरे में एक गर्म चमक बिखेर रहे थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां धन और शक्ति का बेबाकी से प्रदर्शन किया जाता था। आमतौर पर डेमन अकेले बैठा रहता था, बातचीत से बिल्कुल परहेज करता था। दरअसल उसे छोड़ो, वह हमेशा अकेला ही बैठा रहता था। हाल ही में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद उसने अपनी कक्षा के सबसे अच्छे छात्रों के साथ खाना खाना शुरू किया था। लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं था।
पहले डेमन की आदत थी कि वह सबसे पहले उठता था और किसी भी जांच पड़ताल से दूर अकेले खाना खाता था। वह ऐसा टकराव से बचने के लिए करता था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई रईस उसे नीचा दिखाएगा तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका स्वभाव कभी इतनी नरमी की इजाज़त नहीं देता था। स्वाभाविक रूप से डेमन या तो अदृश्य था या फिर एक तमाशा, कोई बीच का रास्ता नहीं था। आज दुर्भाग्य से वह दूसरी स्थिति में था। उसने खुद को ध्यान के केंद्र में पाया। सिर्फ प्रथम वर्ष के छात्र ही उसे घबराहट से नहीं देख रहे थे, यहाँ तक कि सीनियर भी उत्सुक लग रहे थे। या शायद ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वे ये जानने को उत्सुक थे कि वह किसके साथ बैठा है। डेमन ने आह भरी और हवा में फैली बुदबुदाहट और फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की। ज्यादातर आवाज़ें प्रथम वर्ष के छात्रों की थीं, उनकी आवाज़ें इतनी धीमी नहीं थीं कि उनके शब्द दब जाएं। वह राक्षस मुसीबत में पड़ गया है ना, कौन जानता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष उसे उत्पात मचाने नहीं देंगे। ये कैसा अजीब आदमी है, ये तो इंसान भी नहीं है। मैंने सुना है कि आखिरकार उन्होंने जंगल में लगी आग को बुझा दिया है। मैंने सुना है कि वह बाकी सभी प्रथम वर्ष के छात्रों को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सुना है कि प्रोफेसर भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। शश, वह तुम्हारी बात सुन लेगा। तुम ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट की तरह नहीं बनना चाहोगे, है ना? डेमन का हाव भाव तटस्थ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा महसूस करे। कुछ समय पहले तक तो वह उपहास का पात्र था, अयोग्य समझकर खारिज कर दिया जाता था। अब उससे डर लगने लगा था। ये बदलाव अटपटा था, भले ही इसके साथ कुछ परेशानियां भी थीं। लिलिथ उसके सामने बैठी थी, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वह एक वजह थी जिसकी वजह से उसे इतना ध्यान मिल रहा था। अब तुम सचमुच प्रसिद्ध हो, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, उसके स्वर में मनोरंजन झलक रहा था। मैं तो कहूँगा कि यह बदनामी जैसा है, डेमन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सभी प्रचार अच्छे प्रचार हैं। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया, उसकी नज़रें कमरे पर टिक गईं और फिर उसकी नज़रें उस पर टिक गईं। क्या तुमने अपना नया नाम सुना है? मुझे लगता है ये तुम पर जचता है। डेमन ग्रे, तुम्हारे नाम डेमन ग्रे का एक नमूना। एक अक्षर बदलो और तुम एक राक्षस बन गए। और तुम कितने बुरे राक्षस रहे हो। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं, उसका धैर्य जवाब दे रहा था। मुझे राक्षस कहलाना पसंद नहीं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ क्यों, लिलिथ ने कहा, उसकी मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, उसकी निगाहें तेज और जानकार थीं। मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन के परिणाम सामान्य से पहले घोषित किए जा रहे हैं। मुख्यतः इसलिए क्योंकि आपके अलावा सभी फेल हो गए। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। डेमन की बोरियत स्पष्ट थी जब उसने उसकी ओर देखा, वह प्रभावित नहीं हुआ। आप इसकी जांच कर सकते हैं, आप जानते हैं, लिलिथ ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज़ में थोड़ी चिढ़ाने वाली तीक्ष्णता आ गई। आपका नया कौशल, ये काफ़ी दिलचस्प है, खासकर इसका विवरण, लेकिन असली बात तो इसका प्रभाव है। डेमन की आंखें और सिकुड़ गईं। उफ, तुमने याद कर लिया था, है ना? लिलिथ की मुस्कान आत्मसंतुष्ट हो गई। उसने थोड़ा पीछे झुकते हुए आह भरी। चूंकि वह उसे देख चुकी थी, इसलिए अब उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा अब वह उसकी इजाज़त के बिना उसका पैनल नहीं देख सकती थी। और जो कुछ भी उसका इंतज़ार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं था।